राइटिंग सेक्शन वाला टॉपिक है ना, यही आपको बोर्ड एग्जाम्स में सबसे ज्यादा नंबर दिला सकता है। अब कौन सा इनविटेशन कहाँ बनना है, किस तरीके का बनना है, तो बता देती हूँ। अब देखो, आप जब कंटेंट अपना लिखोगे, जब इसमें बॉडी डालोगे, ठीक है, तो बॉडी में आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है मैं बता देती हूँ। यही चीजें हैं जो बच्चे छोड़ के आते हैं। Hey everyone, this is your educator Kusum Goyal and I welcome you all on our YouTube channel। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम फैंटास्टिक है एंड आज के इस सेशन के लिए बिल्कुल रेडी हैं। आज हम इस सेशन में क्या करने वाले हैं? We are going to cover our complete writing section। I know कि आप सभी बिल्कुल परेशान हैं कि मैम राइटिंग्स के इतने सारे फॉर्मेट्स हैं, नोटिस के 10 फॉर्मेट है, इनविटेशन में ये इनविटेशन, फॉर्मल, इनफॉर्मल, मैम रिपोर्ट कैसे लिखनी है, आर्टिकल कैसे लिखना है। आई नो कि बहुत सारी चीज़ों को लेके आपके मन में कंफ्यूजन है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो राइटिंग सेक्शन वाला टॉपिक है ना, यही आपको बोर्ड एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा नंबर दिला सकता है। यस, क्योंकि इसमें होती है फिक्स्ड लाइंस। यस, तो राइटिंग सेक्शन में आप कुछ लाइंस को याद करके, उनका फॉर्मेट प्रॉपर याद करके स्कोर कर सकते हैं 100 में से 100। ठीक है, तो आइए चलिए, इसमें मैं आपको बता दूं कि हम सारे टॉपिक्स कवर करने वाले। नोटिस राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, इनविटेशन राइटिंग, जॉब एप्लीकेशन, लेटर टू एडिटर, बायोडेटा, ईच एंड एवरीथिंग। तो सेशन को एंड तक देखिएगा अगर आपको अपनी पूरी कंफ्यूजन को क्लियर करना है तो। ठीक है, आइए चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद आवर नोटिस राइटिंग। सो नोटिस राइटिंग का क्वेश्चन आपको टोटल 4 नंबर का आएगा। सबसे पहले फॉर्मेट का 1 नंबर मिलता है, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, सीबीएसई कहता है कि अगर बच्चे ने सिर्फ फॉर्मेट बनाया है तो कोई नंबर नहीं दिए जाएंगे। तो फॉर्मेट के साथ जो बाकी चीजें हैं वो भी लिखनी है। बस ध्यान में रखो, फॉर्मेट का 1 नंबर है, कंटेंट के 2 नंबर है, यानी कि आप नोटिस की बॉडी में क्या लिखते हैं। देन आपका स्पेलिंग एंड ग्रामर का 1 नंबर है। अब इसका फॉर्मेट क्या है? फॉर्मेट देखो, आपको 10 जगहों पे अलग अलग फॉर्मेट मिलेंगे, लेकिन हमें यूज करना है जो सीबीएसई ने बताया, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मेरी कॉपी कौन चेक करेगा? सीबीएसई, है ना। सो सीबीएसई कहता है कि भाई देखो, एक तो सबसे पहले बॉक्स मैंडेटरी है, बॉक्स 100% हमको बनाना ही है। देन नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है कि जो भी उस चीज को ऑर्गेनाइज कर रहा है, कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, ये कोई स्कूल हो सकता है, ये कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है। सो जो भी ऑर्गेनाइज कर रहा है उसको हम बोलते हैं नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, देन हमको लिखना है बीचों बीच नोटिस। अब नोटिस को सब लोग नोटिस करें, इसलिए आपको ये लिखना है कैपिटल अल्फाबेट्स में। यस, कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। कोई भी बच्चा नोटिस को नोटिस नहीं लिखेगा, क्योंकि फिर ये नोटिस नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद आ जाएगी डेट। डेट का भी एक तरीका है कि जब आप डेट लिखेंगे तो आपको ये फुल फ्लेज फॉर्म में लिखनी है, किसी भी तरीके की शॉर्ट फॉर्म का यूज आप नहीं करेंगे। जैसे कि अगर मैं लिख रही हूं 14 जनवरी 2026, इस तरीके से फुल फ्लेज फॉर्म में लिखना है। बच्चे क्या करते हैं, अक्सर नंबर में लिखते हैं ऐसे। ठीक है, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, या फिर आप लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हो। सो अगेन दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ठीक है, कॉमा का कोई बड़ा सीन नहीं है, कॉमा आप चाहे तो लगा सकते हैं, नहीं भी लगाओगे तो भी ठीक है। ओके, देन आ जाएगी हेडिंग। हेडिंग क्या होती है कि नोटिस आप क्यों लिख रहे हो, रीजन ऑफ राइटिंग द नोटिस। ठीक है, किस चीज के बारे में आपका नोटिस है। जैसे इट कैन बी फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन, इट कैन बी ब्लड डोनेशन कैंपेन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, देन आएगी डिटेल्स। अब डिटेल्स में आपको वाई क्वेश्चन का आंसर करना है कि आप ये नोटिस क्यों लिख रहे हो। ठीक है, एंड ये नोटिस किसके लिए लिख रहे हो, whom, यानी कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है। ठीक है, जिसको आप टारगेट करना चाहते हो। जैसे कि आपके नोटिस में दिया हुआ है कि क्लास 11 से 12 तक के स्टूडेंट्स को बुलाना है। ठीक है, देन कब बुलाना है,
ये आप बताओगे, कहाँ बुलाना है ये भी आप बताओगे। एंड अगर मुझे डाउट है कि यार मुझे इस टाइम पे इस जगह पे पहुंचना है बट मेरे मन में कुछ डाउट्स है, तो मैं किसको कांटेक्ट करूं, ठीक है, तो whom to contact for further details, तो आपको वो चीज भी बतानी है कि भाई आपकी फर्दर जो डिटेल्स रहेगी, मतलब मान लो कि मुझे सब पता है कि स्कूल में योगा कंपटीशन है, 20 तारीख को जाना है, 9 बजे जाना है, लेकिन स्टिल मेरे मन में, मेरे इस क्यूरियस हार्ट में कुछ क्वेश्चंस आ गए, तो मैं किससे पूछूं, तो वो भी मुझे बताना है कि यार किससे कांटेक्ट कर सकते हैं, किससे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ में ये भी बताना है कि हाउ टू कांटेक्ट, कि उस बंदे तक पहुंचे कैसे, ईमेल के थ्रू पहुंचे, मोबाइल नंबर के थ्रू पहुंचे, कैसे कांटेक्ट करें, ठीक है। लास्ट में आप लिखोगे सिग्नेचर, सिग्नेचर में आ जाएगा जो नाम आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, अपना नाम नहीं लिख के आना है वहां पे, ठीक है। देन डेजिग्नेशन, जैसे कि मान लो कि आप एज रियाना एक नोटिस लिख रहे हो और रियाना उस की हेड गर्ल है स्कूल की, तो यहाँ पे आ जाएगा डेजिग्नेशन। अब फॉर्मेट तो क्लियर है इसका, फटाफट से एक एग्जांपल देख लेते हैं, आ जाइए। सो पहले क्वेश्चन लेते हैं। The RWA is organizing a 2-hour workshop on digital de-addiction. डिजिटल डी एडिक्शन पता है ना आप लोगों को क्या होती है, मोबाइल में लगे रहते हो ना तुम सब लोग। सो अब देखो यहाँ पे कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, RWA। सो ये हमारा किस में चला जाएगा, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। क्या बोला है, 2 घंटे की वर्कशॉप है, किस चीज पर, डिजिटल डी एडिक्शन पर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टाइटल, हेडिंग। एंड जोमो, अब ये जोमो क्या है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, जॉय ऑफ मिसिंग आउट। तो फोमो तो सबको होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, लेकिन हम इसमें बताएंगे कि कैसे आप अपनी एडिक्शन को दूर करें एंड जॉय ऑफ मिसिंग आउट का आनंद उठाएं। सो अब ड्राफ्ट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग रेजिडेंट्स अबाउट इट एंड रिक्वेस्टिंग देम टू अटेंड, ठीक है। आपको किसको बुलाना है, रेजिडेंट्स को बुलाना है। सो रेजिडेंट्स क्या हो जाएंगे, टारगेटेड ऑडियंस, जिसको आप टारगेट करना चाहते हो। Along with their children, बच्चों को भी बुलाना है obviously। इन्वेंट नेसेसरी डिटेल्स, अब आपको क्वेश्चन में दे ही रखा है कि जो इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है वो आप इन्वेंट कर लो। यू आर किरण, आप कौन हो किरण, तो ये हमारा कहाँ चला जाएगा, सिग्नेचर में, ठीक है। यू आर किरण और कृष्णा, सेक्रेटरी ऑफ द RWA, ठीक है। डन, अब क्वेश्चन क्लियर है, अब इसका देखते हैं कि आंसर कैसे बनेगा। So here we go. I hope this is clearly visible to everyone. ठीक है, आज ओके। सो RWA गीतनगर, एक सेकेंड में देख लेती हूँ कि ये सबको क्लियरली विजिबल है ना। ओके, सो आई थिंक ये सबको एकदम क्लियरली विजिबल है, राइट। ओके चलो, तो देखते हैं। सबसे पहले तो एक आप जरूर चीज ये अपने ध्यान में रखना कि हमको, ठीक है, क्या नोटे बॉक्स तो बनाना ही है, ठीक है। बॉक्स हमारा बनेगा ही बनेगा, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं इसका। अब देखो RWA हमको सिर्फ क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है। अब ये टॉप पर बच्चे की आंसर शीट है, ठीक है, टॉप जिसने मारा था। तो देखो इन्वेंट कैसे करनी है डिटेल्स, कुछ चीजें आपको क्वेश्चन में नहीं दी होगी बट आपको अपने आप से बना के लिखनी है। तो देखो गीतनगर हमको नहीं दिया हुआ था ना, ये हमने अपने आप से बनाया है ताकि इंफॉर्मेशन हमारी कंप्लीट हो। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, लेकिन कहाँ की है ये तो बता देना, कौन से एरिया की है। तो RWA गीतनगर, देन एकदम बीच में हमने लिखा है नोटिस, कैपिटल लेटर्स में। साइड में आ गई हमारी डेट 21 फरवरी 2026 आप लिख सकते हो, वरना आप XX भी लिख सकते हो, ठीक है। देन व्हाट वाज माय टाइटल, टाइटल हमारा क्या था, डिजिटल डी एडिक्शन एंड जोमो, ठीक है, ये हमने लिख दिया। आप चाहे तो वर्कशॉप भी इसमें ऐड कर सकते हैं, वर्कशॉप ऑन डिजिटल डी एडिक्शन आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके। अब देखो अगर आप कम सेंटेंसेस बनाना चाहते हो कि आपके नंबर भी कम कटे, ठीक है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। दिस इज टू इन्फॉर्म द,
अब देखो, दिस इज टू इन्फॉर्म द, ये तो आपकी फिक्स्ड लाइन है जो हर नोटिस में आ जाएगी। दिस इज टू इन्फॉर्म द रेजिडेंट्स। अब किसको बुलाना है? टारगेट ऑडियंस क्या है? रेजिडेंट्स है ना। रेजिडेंट्स कहाँ के रेजिडेंट्स है? ये गीत नगर के हैं। दिस इज टू इन्फॉर्म द रेजिडेंट्स ऑफ गीत नगर दैट द RWA, कि वहां की RWA क्या कर रही है? इज ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, टेंसेज आप देख लो, प्रेजेंट टेंस यूज करना है नोटिस राइटिंग में, क्योंकि नोटिस अभी आप लिख रहे हो फ्यूचर के लिए कि हम ये चीज कर रहे हैं। ठीक है, सो पास्ट टेंस का यूज नहीं करना है। इज ऑर्गेनाइजिंग, क्या ऑर्गेनाइज कर रही है? 2 घंटे की वर्कशॉप, 2 आवर वर्कशॉप। किस चीज पर? ऑन डिजिटल डी एडिक्शन एंड जोमो। अब बताओ, इसमें कुछ मुश्किल है? नहीं। द जॉय ऑफ मिसिंग आउट फॉर द एडल्ट्स एज वेल एज देयर चिल्ड्रन। अब ये किसके लिए है? एडल्ट्स के लिए तो है ही, साथ में उनके बच्चों के लिए भी है। सो कुछ भी मुश्किल नहीं है। एक सिंपल लाइन में आपको बताना है कि भाई ये फलाना ऑर्गेनाइजेशन है और ये ढिमकाना काम कर रही है। ठीक है, अब यहां पे डालो इवेंट डिटेल्स। ठीक है, इवेंट डिटेल्स में लिखो डे। देखो, ऐसा नहीं हो ना कि पापा पूछे, अरे मिंकू की मम्मी वो 21 तारीख का क्या पढ़ रहा है ना, तो इसलिए डे बता दो। डे है संडे, डेट है 27 फरवरी। ठीक है, वेन्यू कहाँ पे आना है? RWA फंक्शन हॉल। ये क्वेश्चन में नहीं दिया था, हमने इन्वेंट किया है। ड्यूरेशन, अब भाई अगर वर्कशॉप है तो 2 घंटे 3 घंटे कितने घंटे चलेगी वो तो बताओ। 2 घंटे चलेगी। अब इसके बाद अगेन आपकी एक फिक्स्ड लाइन आ जाती है, गिवन द करंट सिनेरियो। अच्छा, ये फिक्स लाइन नहीं है, मतलब ये है कि अगर आप थोड़ा सा बताना चाहो, ठीक है, इवेंट के बारे में, तो आप बता सकते हो। दिस इज ऑप्शनल, लिखना चाहो तो लिखो, नहीं तो आप अवॉइड भी कर सकते हो। सो गिवन द करंट सिनेरियो ऑफ डिजिटल डी एडिक्शन, कि आजकल जिस तरीके से बच्चे फोन में लगे रहते हैं, इवन एडल्ट्स भी आजकल फोन में लगे रहते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए सभी रेजिडेंट्स को ये एडवाइस किया जा रहा है कि वो ये वर्कशॉप को अटेंड करे अपने बच्चों के साथ में। ये कुछ मुश्किल नहीं है, बट हाँ ये है कि अगर आप थोड़ा सा ऐसा लिख दे तो नोटिस अच्छा बन जाता है। ठीक है, देन कृष्णा, कृष्णा हमने लिख दिया, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। सेक्रेटरी है कृष्णा, कहाँ का? RWA गीत नगर का। तो ये हो गया हमारा सिग्नेचर। ठीक है, अब एक चीज ध्यान में रखना, एक चीज और बता देती हूँ कि जब आप बॉक्स बनाने जाते हो, पूरा बॉक्स आपको एकदम से नहीं बनाना। आप ऊपर वाली लाइन बनाओ, टॉप लाइन बनाओ, साइड लाइंस बनाओ, नीचे वाली लाइन मत बनाओ। रीजन, क्योंकि आप फिर ना अपना टाइम वो इरेजिंग में वेस्ट करते हो। ठीक है, सो ये आपको नहीं करना है। ओके, आप सिर्फ 3 लाइंस बनाओ, जब आपका नोटिस खत्म हो जाए तो एंड में अपनी लास्ट लाइन बना दो। अब चलते हैं फटाफट से हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज इनविटेशन। अब कौन सा इनविटेशन कहाँ बनना है, किस तरीके का बनना है, तो बता देती हूँ। देखो, इनविटेशन आपके बनेंगे 2 तरीके के, एक कार्ड वाला, ठीक है, और एक लेटर वाला। कार्ड वाला कहाँ बनेगा? जहाँ बहुत सारे लोग हैं। अब जैसे अगर कुसुम मैम की शादी में आना है तो कुसुम मैम आपको कार्ड भेजे या लेटर भेजे? अरे यार, इतने सारे लोगों को बुलाना है, एक एक को खत थोड़ा ना लिखेंगे, तब तो कार्ड ही जाएगा ना। तो जब बहुत सारे लोगों को बुलाना होता है, ठीक है, एक से ज्यादा लोगों को बुलाना है, तो फिर कार्ड। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी को पर्सनल अटेंशन देना चाहते हो, एक ही बंदे को इनवाइट कर रहे हो, तो जाएगा लेटर। ओके, अब सबसे पहले देख लेते हैं कार्ड टाइप इनविटेशन कि कार्ड टाइप इनविटेशन कैसे बनेगा। सो इसमें आपको क्या चीजें हैं जिनका ध्यान रखना है वो देख लेते हैं। सो देखो, पहली बात तो एक सिंगल सेंटेंस में आपकी प्रेजेंटेशन रहनी चाहिए, और वो भी 3rd पर्सन में, 1st पर्सन में नहीं लिखेंगे कार्ड वाला इनविटेशन। ठीक है, दूसरी चीज सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना है। ठीक है, ये मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी आप कार्ड वाला इनविटेशन बना रहे हो, ठीक है, तो उसमें आपका पास्ट टेंस नहीं आएगा। आंसर द क्वेश्चन, आपको बताना है कि आप कौन इनवाइट कर रहा है, किसको इनवाइट कर रहा है, कब इनवाइट कर रहा है, कहाँ इनवाइट कर रहा है, किस टाइम आना है एंड किस लिए इनवाइट कर रहे हो। भाई रिफंड की पार्टी थोड़ा ना दे रहे।
इंक्लूड्स नेम एंड एड्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजर, कौन होस्ट है यानी कि कौन उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है वो आपको जरूर बताना है, ठीक है। एंड अगर कोई स्पेशल इन्विटीज है यानी कि अगर कोई चीफ गेस्ट आ रहा है तो वो भी आप इसमें बता सकते हैं, ओके। एंड नो सिग्नेचर्स रिक्वायर्ड। चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से हमें ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो आप हो स्टूडेंट हेड कल्चरल अफेयर्स एट MK सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजर कौन हो गए? MK सीनियर सेकेंडरी स्कूल। योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ 2-day योगा कैंप। अब ये स्कूल क्या कर रहा है? ये स्कूल कर रहा है 2 दिन का योगा कैंप ओवर द वीकेंड पे फॉर पेरेंट्स ऑफ द स्कूल स्टूडेंट्स। अब ये चीज ध्यान से देखना, बच्चों को नहीं बुलाना है। टारगेट ऑडियंस कौन है? पेरेंट्स ऑफ द स्कूल स्टूडेंट्स, ये है मेरी टारगेट ऑडियंस। क्रिएट एन इन्विटेशन इनवाइटिंग द स्कूल पेरेंट्स फॉर दिस योगा कैंप। तो पेरेंट्स को इनवाइट करना है इस योगा कैंप के लिए एंड जो भी नेसेसरी डिटेल्स है वो आप खुद से इनवाइट करके लिखेंगे। अब ये कैसे करना है इसका फटाफट से आंसर देखते हैं। आ जाओ। फॉर्मेट का 1 नंबर रहेगा, जो भी आप इसमें कंटेंट डालते हो, जो भी बॉडी रहेगी उसका 2 नंबर, ठीक है। एंड स्पेलिंग एंड ग्रामर के आपको 1 नंबर, ठीक है। ओके चलो ओके अब फटाफट से फॉर्मेट देख लेते हैं। सो फॉर्मेट में हमारा है, सबसे पहले आ जाएगा नेम ऑफ होस्ट, ठीक है। ये भी आपका बॉक्स में जाएगा, यहां लिख देती हूँ, ये भी आपका बॉक्स में जाएगा। सबसे पहली चीज आएगी होस्ट, कौन उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। फिर जाएगा फॉर्मल स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, एक दिखावे के लिए जो हम फॉर्मेलिटी करते हैं कि हम चाहते हैं कि आप हमारे इस इवेंट में आए, ठीक है, और हम तहे दिल से, ठीक है, बहुत खुशी से आपको बुला रहे हैं। तो इसी तरीके से इंग्लिश में भी आपको एक एक्सप्रेशन लिखना है, वो सब मैं अभी बताऊंगी। देन पर्पस ऑफ इन्विटेशन, क्यों इन्वाइट कर रहे हो, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा टाइटल, ठीक है। डेट, टाइम, सब, वेन्यू वगैरह क्या रहेगा वो बताना है। नेम ऑफ स्पेशल गेस्ट, अगर कोई स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं, अगर कोई चीफ गेस्ट वगैरह आपने बुलाए हैं तो उनका बारे में बताना है। देन RSVP, RSVP एक फ्रेंच वर्ड की शॉर्ट फॉर्म है, रिपोंडे सिल वू प्ले, विच मीन्स रिप्लाई प्लीज। आपको इतना डीप में नहीं जाना, आपको बस ये ध्यान में रखना है कि RSVP में आप क्या लिखोगे कि किसको हम कांटेक्ट कर सकते हैं अगर हमें डाउट हो तो, ठीक है। सो कांटेक्ट डिटेल्स आपकी आखिरी में आ जाएगी, नंबर भी आप डाल सकते हो, फेक नंबर। ओके अब आ जाते हैं इसका आंसर देखते हैं कैसे लिखना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमें एक बॉक्स चाहिए, बॉक्स आ गया। अब पहली चीज क्या आएगी? नेम ऑफ होस्ट। नेम ऑफ होस्ट, कौन इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहा था, ठीक है, वो हम लिखेंगे। सो MK सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, लेकिन अगर मैं अपने कार्ड में लिखूं MK सीनियर सेकेंडरी तो ना थोड़ी फीलिंग नहीं आएगी पर्सनल वाली, वो इमोशंस नहीं जागेंगे। तो थोड़े इमोशंस जगाने के लिए, थोड़ा उसको पर्सनल, थोड़ा अच्छा बनाने के लिए, उसमें थोड़ी फीलिंग्स डालने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे द प्रिंसिपल, स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ऑफ MK सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अब ऐसा लग रहा है ना कि किसी इंसान ने बुलाया है, ना कि किसी बिल्डिंग ने, ओके। ये इस तरीके से हमने लिख दिया, ये हमारा हो गया होस्ट। नेक्स्ट फॉर्मल स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, सो ये आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। टेक ग्रेट प्लेजर इन इनवाइटिंग द पेरेंट्स, तो हमें बहुत खुशी हो रही है आप लोगों को बुलाते हुए। तो किसको बुला रहे हैं? पेरेंट्स को। ये हमारा हो गया फॉर्मल स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन। 2-day योगा कैंप, ये क्या हो गया? पर्पस, ठीक है, दिस इज योर पर्पस। अब कब बुलाना है पेरेंट्स को, कब आना है पेरेंट्स को? ऑन सैटरडे 2 मार्च एंड संडे। तो इसमें आप देखो डे भी बताओगे और डेट भी। सैटरडे 2 मार्च को आना है एंड संडे 3 मार्च को आना है। फ्रॉम, टाइम भी बता देते हैं, 10 बजे से लेके 12 बजे तक,
ओके, क्योंकि 2 दिन का योगा कैंप है, ठीक है। अब योगा करने आए हैं तो वो ऐसे तो नहीं कि आके एकदम चले गए, तो कितनी देर का है, 10 से 12 बजे तक का है। ओके, देन ये हो गया डेट टाइम। अब ऑन द स्कूल ग्राउंड्स, ठीक है, वेन्यू भी हमने बता दिया कि कहाँ पे होगी योगा, स्कूल के ग्राउंड में, ठीक है। ऑडिटोरियम में तो पॉसिबल है नहीं। इसके बाद अगर कोई चीफ गेस्ट है तो आप लिख दो स्पेशल गेस्ट योग गुरु मेघना। ओके, आफ्टर दिस आपको ऐड करना है RSVP, ठीक है। तो RSVP कैसे ऐड करना है, आप लिखोगे RSVP, कैपिटल में जाएगा, राजेश शर्मा स्टूडेंट हेड एंड 98xxxxx, ठीक है। ये आपका हो गया कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड RSVP, दैट्स इट। और ये बन गया आपका इनविटेशन। आई होप कोई डाउट नहीं है। इसी के साथ में हम चलते हैं आगे। अगर हमें किसी को पर्सनली इनवाइट करना है तो हम क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे लेटर, ठीक है। अब लेटर कैसे लिखते हैं, आ जाओ, इनविटेशन वाला लेटर। अब इसमें ना एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, बच्चे ना गड़बड़ी करते हैं, बच्चे इसको 120 वर्ड्स में लिख कर आते हैं। बच्चों को ना एक्चुअली आदत होती है, हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को, कि लेटर तो हमेशा 120 वर्ड्स का ही जाता है, 80 वर्ड्स का जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये इनविटेशन वाला लेटर है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसकी वर्ड लिमिट अप टू 50 वर्ड्स रहेगी, क्योंकि आपको सिर्फ 4 नंबर ही मिलेंगे इनविटेशन में, है ना। तो उसकी वर्ड लिमिट 50 वर्ड्स ही है, 120 वर्ड्स नहीं है। ओके, फॉर्मेट का वही 1 नंबर, कंटेंट के वही 2 नंबर, एंड आप किस तरीके से आइडियाज अपने ऑर्गेनाइज करते हो उसका 1 नंबर, यानी कि फ्लो, लेटर का जो फ्लो है उसका आपको 1 नंबर, एंड एक्यूरेसी वही स्पेलिंग एंड ग्रामर का आपको 1 नंबर, ठीक है। एक एक करके देख रहे हो हम कितने नंबर लूटने वाले हैं। चलिए सबसे पहले फॉर्मेट देख लेते हैं। फॉर्मेट आपका वही रहेगा जो बाकी सारे फॉर्मल लेटर्स का रहता है। तो सेंडर्स एड्रेस, ठीक है, यानी कि जो भी लेटर को लिख रहा है, देन डेट आ जाएगी, डेट के बाद रिसीवर एड्रेस, ठीक है। अच्छा, डेट को लेके ना यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, जो पहले भी कर चुकी हूँ। डेट अगर आप इस तरीके से लिखते हो 9 जुलाई 2025, करेक्ट। अगर आप लिखते हो 9 जुलाई 2025 विदाउट कॉमा, करेक्ट। अगर आप लिखते हो 9/7/2025, दिस इज नॉट एट ऑल करेक्ट, ठीक है, ऐसे नहीं लिखना है। ओके, मेरी शक्ल तुम लोगों को याद आ जाएगी, है ना, जब एग्जाम दोगे। 9 सितंबर 2025 इनकरेक्ट, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म यूज कर ली, ठीक है। देन 99925 गलत। तो किसी भी तरीके की शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी है। तो सही और गलत तरीका दोनों मैंने आपको बता दिया है। अब रिसीवर्स एड्रेस आएगा, ठीक है। देन आपका सब्जेक्ट एंड सैल्यूटेशन भी आएगा। सब्जेक्ट में आप बताओगे कि आप क्या करना चाह रहे हो, आप इनवाइट कर रहे हो, आप इनविटेशन को एक्सेप्ट कर रहे हो, आप इनविटेशन को रिजेक्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ठीक है। तो बस इतना सा बताना है। देन बॉडी, बॉडी में आपको वही लिखना है, जैसे कि अगर आप किसी को इनवाइट करो तो आप बता दो कि हम ये हैं, ठीक है, एंड हम इस इवेंट के लिए आपको इनवाइट कर रहे हैं। अभी सारी चीजें बताऊंगी, बस फॉर्मेट बता रही हूँ। बॉडी, देन बॉडी के बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में आप सिर्फ 2 ही यूज कर सकते हैं, योर्स ट्रूली एंड योर्स सिंसियरली। इन दोनों में से कोई एक आप यूज कर सकते हो। आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि हमें वहां तो ये बोला है, यहाँ ये बोला है, मुझे नहीं पता क्या बोला है, बट ये CBSE ने बोला है कि आप ये दोनों यूज कर सकते हो, योर्स ट्रूली एंड योर्स सिंसियरली। अब ये कहाँ का फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट है फॉर्मल लेटर का। तो पहले मैं आपको फॉर्मल लेटर में बताऊंगी, ठीक है, कि किस तरीके से आपको किसी को इनवाइट करना है, इनविटेशन को एक्सेप्ट करना है एंड रिजेक्ट करना है। ओके, आ जाओ। तो सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है कि आप नेहा नकुल हो, ठीक है, ऑफ एंड आप क्या हो, लिटरेरी सेक्रेटरी हो, ठीक है, ऑफ गवर्नमेंट मॉडल स्कूल। कहाँ के, गवर्नमेंट मॉडल स्कूल के। You have to organize an inter-school debate competition.
अब आप एक इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन की जिम्मेदारी अपने कंधों पे ले चुके हो एंड इसी के लिए अभी कब है, 21 जुलाई 2025 को है ये। यू विश टू इनवाइट मिस्टर शैलेश गुप्ता, आपको बुलाना है शैलेश गुप्ता को, एन एमिनेंट स्पीकर टू प्रेसाइड ओवर द फंक्शन। ठीक है, सो एक बहुत ही बड़े स्पीकर हैं, इनको आप बुलाना चाहते हैं। ओके, अब आ जाते हैं, सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस आ जाएगा। तो अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप इमेजिन करके लिखेंगे जरूर, वरना फिर लेटर हमारा कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, तो सेंडर्स एड्रेस, सेंडर एड्रेस के बाद आ जाएगी डेट, डेट के बाद आएगा रिसीवर्स एड्रेस, ये भी आप बना के लिख सकते हो। ओके, अब उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देती हूं कि सब्जेक्ट में कभी भी टू इनवाइट नहीं लिखना। अभी मैं आपको बोर्ड के बच्चे की आंसर शीट दिखाऊंगी ना, आपको पता लगेगा उसके भी नंबर कट गए थे। ठीक है, मतलब बोर्ड का जो टॉपर बच्चा था। ठीक है, अगर आप इस तरीके से लिखोगे टू इनवाइट, वहां पे नंबर कट जाएंगे। सो हमेशा ये होता है इनविटेशन, इनविटेशन टू प्रिसाइड, ये लाइन लर्न कर लो, यही कॉपी पेस्ट करनी है। इनविटेशन टू प्रिसाइड ओवर, अगर आप किसी को एज अ जज, एज अ स्पीकर, एज अ चीफ गेस्ट बुला रहे हो अपने स्कूल में, तब आप ये लाइन यूज कर सकते हो। इनविटेशन टू प्रिसाइड ओवर इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन। ठीक है, नाउ डियर सर, डियर लिख सकते हैं, डियर सर। सैल्यूटेशन आ गई, सैल्यूटेशन के बाद अब देखो किस तरीके से आपको इनवाइट करना है। आप बताओगे कि हमारे स्कूल की जो लिटरेरी सोसाइटी है, द लिटरेरी सोसाइटी ऑफ आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग, ये सब कॉपी पेस्ट कर सकते हो, बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको पता है मॉडिफाई करना है चीजों को। सो द लिटरेरी सोसाइटी ऑफ अ स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन इंग्लिश डिबेट कॉम्पिटिशन। ठीक है, इंग्लिश डिबेट कॉम्पिटिशन करवा रही है। अब देखो, स्पीकर को आप बुला रहे हो 2 शब्द बोलने के लिए, तो एटलीस्ट उस बंदे को टॉपिक तो बता दो यार, है ना। टॉपिक हम बता देंगे। सो टॉपिक क्या रहेगा, मीडिया कॉजेज मोर हार्म देन गुड, ताकि उनके लिए भी सरप्राइज ना हो, वो भी जब आए तो थोड़ा प्रिपेयर होके आ सके। ओके, तो आपने बता दिया कि हमारा स्कूल ऑर्गेनाइज कर रहा है इंग्लिश डिबेट कंपटीशन, जिसका टॉपिक है मीडिया कॉजेज मोर हार्म देन गुड। ये क्वेश्चन में नहीं दिया था, हमने अपने आप से इमेजिन करके लिखा है ताकि हमारा लेटर कंप्लीट हो सके। कब है, 21 जुलाई 2025, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। एट 9:30 AM, ये हमें क्वेश्चन में नहीं दिया था, बट हमने इन्वेंट करके लिख दिया है। इन द स्कूल ऑडिटोरियम, कहाँ पे होगा, ये स्कूल ऑडिटोरियम में होगा। काइंडली कंसेंट टू प्रिसाइड ओवर इन द अबव सेट प्रोग्राम, ये लाइन कॉपी पेस्ट करने वाली है, तो ये लाइन आप फटाफट से, ठीक है, फिक्स्ड लाइन है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें आप किसी जज को बुला रहे हो, ठीक है, किसी स्पीकर को बुला रहे हो, तो वहां पे इस तरीके से आप ये लाइन कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, योर्स सिंसियरली, यहां पे भी एक छोटी सी मिस्टेक बता देती हूँ, बच्चे सिर्फ योर लिख के आ जाते हैं, योर नहीं होता, योर्स होता है, योर्स सिंसियरली। ठीक है, देन एंड में नाम नेहा। अब नेहा कौन है, उसके पोस्ट भी आप बता सकते हो, लिटरेरी सेक्रेटरी। दैट्स इट, है ना, ये बहुत ज्यादा इजी, राइट। आगे चले, मजा आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में यार जरूर बताइएगा कि सेशन कैसा लग रहा है। लिटरेरी सेक्रेटरी कहाँ की है ये भी बता दो, गवर्नमेंट मॉडल स्कूल। खत्म, तड़ा। ओके, अब अगर हमें किसी ने इनवाइट किया है, मान लो मैं हूं फेमस स्पीकर, मुझे किसी ने इनवाइट किया, मान लो कि आप बच्चों ने मुझे अपने स्कूल में इनवाइट किया कि कुछ मैम हमारे स्कूल में डिबेट कंपटीशन है, आपको आना है, तो भाई मेरे को तो कार्ड नहीं चलेगा, मेरे को तो लेटर ही चाहिए, पर्सनल अटेंशन चाहिए। तो अभी आप लोग ठीक है, अभी मुझे आप लोगों ने लेटर भेजा है, ठीक है, इनवाइट किया आप लोगों ने, तो अब एक्सेप्ट कैसे करें। ठीक है, एक्सेप्टेंस ऑफ इनविटेशन हम लोग देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले आपको इनविटेशन आया है मिस्टर चेरियन से,
जो कि आपकी कंपनी के एचआर हेड है। ओह माय गॉड, ठीक है, एंड इन्होंने बुलाया है कंपनी पिकनिक के लिए एज जोसेफ विजियन। ये कौन है? ये आप हो, ये आप हो जिनको ये इनविटेशन आया है, और आप उस कंपनी में क्या हो? असिस्टेंट मैनेजर हो, ठीक है, ऑपरेशंस टीम में आप हो। आपको 50 वर्ड के अंदर, ठीक है, इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करना है। अब इनविटेशन को एक्सेप्ट करना हमें कैसे पता लगेगा? तो दिया होगा क्वेश्चन में, कंसेंटिंग टू अटेंड, यानी कि आपको अपना कंसेंट देना है, आपको वो एक्सेप्ट करना है। तो देखते हैं कैसे करना है। फॉर्मेट अपना वही रहेगा, ठीक है, चाहे एक्सेप्ट कर रहे हो, चाहे रिजेक्ट कर रहे हो, चाहे इनवाइट कर रहे हो। अगर फॉर्मल है, ठीक है, अगर फॉर्मेलिटी वाली जगह है जहां पे दोस्ती यारी नहीं है, देखो इनफॉर्मल क्या होता है? जहां पे फ्रेंड्स हो, फैमिलीज हो। फॉर्मल क्या होता है? जिसमें फ्रेंड नहीं है, फैमिली नहीं है, ठीक है। अभी इसमें कोई फैमिली फ्रेंड नहीं है ना, ठीक है, ये कंपनी के एचआर हेड ने लिया है, तो फॉर्मल है ये, ओके। तो हमारा फॉर्मेट वही रहेगा। तो सबसे पहले एक एड्रेस इमेजिन करके लिख देते हैं, B16 शालीमार बाग, दिल्ली। ये हमने सेंडर्स एड्रेस लिख दिया। देन डेट आ जाएगी। सो दिस इज योर सेंडर्स एड्रेस, ठीक है, दिस इज योर डेट, ओके। नाउ मिस्टर चैरियन, अब देखो जब आप रिसीवर्स एड्रेस लिखोगे ना, तो उसमें आपको रिसीवर का नाम, रिसीवर की पोस्ट, ठीक है, कंपनी नेम, ठीक है, एंड देन उसका एड्रेस, ऐसे जाएगा आपका रिसीवर्स एड्रेस, ठीक है। अगर फॉर्मल है तो फॉर्मल में रिसीवर्स एड्रेस कैसे जाएगा? नेम, ठीक है, उसकी पोस्ट, उसके कंपनी का नाम, देन एड्रेस। तो मिस्टर चैरियन, मिस्टर चैरियन क्या है? एचआर हेड है, एचआर हेड है ABC प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, ये कंपनी का नाम हो गया, एंड दिल्ली हमने पिन कोड के साथ में लिख दिया, ये एड्रेस हो गया। इतना बस बहुत है, ज्यादा आपको वो टेक्निकल नहीं बनाना है, सिंपली आपको रिसीवर्स एड्रेस लिखना है। सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा? एक्सेप्टेंस ऑफ इनविटेशन। ये ही सब्जेक्ट आपको रखना है, कॉपी पेस्ट करना है। कोई भी फॉर्मल इनविटेशन आप एक्सेप्ट कर रहे हो, एक्सेप्टेंस ऑफ इनविटेशन यही जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद डियर सर, सैल्यूटेशन आ गई। सैल्यूटेशन के बाद थैंक यू फॉर द काइंड इनविटेशन। अब देखो बेसिक मैनर्स है, हम सबकी मम्मा ने हमको बताया है कि बेटा जब भी आपको कोई इनवाइट करता है, आपको चाहे जाना है या नहीं जाना, सबसे पहले अंकल को थैंक यू बोलो, है ना। तो सबसे पहले हम थैंक यू बोल देंगे। तो हमने लिख दिया थैंक यू फॉर द काइंड इनविटेशन टू द कंपनी पिकनिक। ये अब देखो इसमें 4 चीजें आपको करनी है। थैंक यू तो आपने बोल दिया। अब आप ये बताओ कि आप बहुत खुश हो, ठीक है, आप खुशी खुशी इस इनविटेशन को क्या कर रहे हो? एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है। तो हम लिखेंगे आई एम डिलाइटेड, खुशी तो जाहिर करो ना। आई एम डिलाइटेड टू कंफर्म माई पार्टिसिपेशन एंड लुक फॉरवर्ड टू ज्वाइनिंग द इवेंट, कि मैं इस कंपनी पिकनिक में डेफिनेटली आने वाला हूँ। तो ये लाइंस आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, फिक्स्ड लाइंस है, ठीक है, बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थोड़ा मॉडिफाई कर लेना। इट विल बी अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, तो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपने मुझे दी है। थोड़ा सा मतलब दिखाओ तो कि सर आपने मुझे इस तुच्छ प्राणी को, ठीक है, कंपनी पिकनिक में बुलाया, मतलब ये बहुत सौभाग्य की बात है। तो थोड़ा ऐसे बताओ यार। टू कनेक्ट विद कलीग्स इन अ रिलैक्स्ड सेटिंग, कि यार सारे कॉलीग्स मिलेंगे, आराम से बैठेंगे, कोई काम वाम नहीं होगा, तो बड़ा मजा आएगा, ठीक है। तो खुशी जरूर जाहिर करनी है। तो क्या क्या चीजें हैं? थैंक यू है, थैंक यू आपने बोल दिया। थैंक यू के बाद आपको खुशी भी जाहिर करनी है कि आप खुशी खुशी एक्सेप्ट कर रहे हो, और एक्सेप्टेंस तो आपको दिखाना ही है, ओके। इसके बाद बस कुछ नहीं, वार्म रिगार्ड्स, ठीक है, आपने लिख देना है। ये भी आप यूज कर सकते हो, जोसेफ विजियन, ठीक है। आप चाहो तो इसमें योर्स सिंसियरली यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको इसे योर्स आएगा, ठीक है, योर्स सिंसियरली आप इसको यहाँ पे कर दो, ठीक है, या योर्स ट्रूली, ओके, ये हो गया।
असिस्टेंट मैनेजर। अब जोसेफ क्या था? असिस्टेंट मैनेजर था। ओके डन। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड भी लिख देंगे, कंपनी भी बता देंगे। चलिए अब देखते हैं कि अगर हमें रिफ्यूज करना है, अगर हमें मना करना है कि हम नहीं आ पाएंगे, तो आपको ना कोई सच्चाई नहीं बतानी है, ठीक है, कि हमारा मन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आपको बस उन्हें सिंपली क्या करना है? सॉरी बोलना है, ठीक है। अच्छा, सॉरी से भी पहले हम थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि मम्मी ने सिखाया है कि चाहे जाओ या ना जाओ, थैंक यू तो बोलना है। तो इवन अगर आप अपने इनविटेशन को रिजेक्ट कर रहे हैं, रिफ्यूज कर रहे हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू से थैंक यू। तो थैंक यू बोलना है, सॉरी बताना है, ठीक है। सॉरी के बाद रीजन देना है भाई कि क्यों नहीं आ पा रहे। रीजन फिक्स्ड ही रहता है जो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। और अब बस इतना कर लो, आ जाओ। अब देखते हैं, वही सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, देन आपका डेट आ जाएगा, डेट के बाद रिसीवर्स एड्रेस आ जाएगा, प्रेसिडेंट इंग्लिश लिटरेरी क्लब, ठीक है, एबीसी स्कूल, ठीक है। देन दिल्ली एड्रेस हो गया, ये रिसीवर्स एड्रेस बन गया। अब सब्जेक्ट यहाँ आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। इनएबिलिटी, आप बोलो कि नहीं आ पा रहे, इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट द इनविटेशन, ये कॉपी पेस्ट कर लो, ये कहीं भी आपको रिफ्यूज करना है फॉर्मल इनविटेशन को, सो आप ये सब्जेक्ट कॉपी कर सकते हो, ठीक है। अब डियर नेहा, ठीक है। अच्छा, इसका क्वेश्चन सबको पता है ना, हम डिस्कस करना भूल गए। वैसे इसका क्वेश्चन ये था कि आप शैलेश हो और आप एक बहुत बड़े स्पीकर हो, आपको एक लड़की है नेहा नाम की, ठीक है, जिसने, और नेहा कौन है? इंग्लिश लिटरेरी क्लब की प्रेसिडेंट है। इसने आपको अपने स्कूल में इनवाइट किया है कि आप इसके स्कूल में आओ, ठीक है, राइट। पर आप जा नहीं सकते हो, तो आपको ये एक्सेप्ट नहीं करना है, ठीक है। इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट द इनविटेशन, ओके। तो अब यही है, तो देखो डियर नेहा, पहले तो आप लिख दो कि प्रिय नेहा, मैनी थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी, तुमने मुझे इनवाइट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैनी थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी टू प्रिसाइड ओवर द इंटरजोनल डिक्लेमेशन कॉम्पिटिशन। ये बता दो, ये सब चीज़ें बता दो कि कब, कहाँ, कैसे इनवाइट किया है ना। तो आपने बोल दिया कि थैंक यू, आपने मुझे इंटरजोनल डिक्लेमेशन कॉम्पिटिशन में बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। जो कि कब होने वाला था? 24 तारीख को होने वाला था, ठीक है, 9:30 बजे होने वाला था। बट आई एम सॉरी, लेकिन सॉरी बेटा, टू से दैट आई शैल नॉट बी एबल टू अटेंड द सेम, ठीक है, मैं नहीं अटेंड कर पाऊंगा ड्यू टू अ प्रायर अपॉइंटमेंट विद माई डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर के साथ पहले से अपॉइंटमेंट ले रखी है। बस इतना सा कर दिया। अब इसके बाद विद वार्म रिगार्ड्स, ठीक है, या अगेन आप कर सकते हो, ठीक है, इसको चेंज, विद वार्म रिगार्ड्स योर सिंसियरली, ठीक है, ये आप ऐड कर दो, विद वार्म रिगार्ड्स लिख दो, ये तो लिखना ही है, इसके साथ में आप ऐड कर दो योर्स सिंसियरली, ठीक है, शैलेश, दैट्स इट। ये हो गया हमारा रिफ्यूज, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कई बारी हमें शादी का इनविटेशन भी आ जाता है कि शादी में इनवाइट करना है, तो शादी के कार्ड्स आप सभी ने देखे होंगे, ठीक है, नहीं देखे तो हम एक डिस्कस कर लेते हैं, बड़ा प्यारा सा, ठीक है। तो देखो बॉक्स में जाएगा इनविटेशन, ठीक है। अब क्या करना है? मिस्टर एंड मिसेस मदन शर्मा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ग्रैंड पेरेंट्स का नाम, यानी कि जो सबसे बड़े हैं उनका नाम आ जाएगा। सबसे पहले सबसे बड़े लोगों का नाम आता है ना शादी के कार्ड में, ठीक है। अब वो जो होती है ना एक लाइन फॉर्मल स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, तो आप लिखो सॉलिसिट योर ग्रेशियस प्रेजेंस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन, कि हम इस शुभ अवसर पर आपको बुलाना चाहते हैं, ठीक है। अब वो शुभ काम क्या है? द मैरिज ऑफ देयर ग्रैंड डॉटर, ठीक है। फर्स्ट पर्सन में इनविटेशन नहीं जाता कार्ड वाला, है ना, फॉर्मल इनविटेशन फर्स्ट पर्सन में नहीं जाता ना, तो इसलिए हमने उसमें लिखा है थर्ड पर्सन में। सोनाली, अब किसकी शादी है? सोनाली की शादी है। सोनाली कौन है वो ब्रैकेट में बता दो कि सोनाली है मिसेस सविता एंड मिस्टर राहुल शर्मा की बेटी।
किसके साथ शादी हो रही है? श्रीधर के साथ में हो रही है। श्रीधर कौन है ये बता दो कि श्रीधर है सन ऑफ मिसेस सुमन एंड कपिल शर्मा। ओके, अच्छा दोनों शर्मा परिवार है। और कब है ये शादी? 20 तारीख को है, ठीक है, 20 जनवरी को है, अरे निकल चुकी 2025 में थी, ठीक है। 7:30 बजे आपको आना है एट रेड कार्पेट पार्टी लॉन प्रीत विहार दिल्ली। तो आपने डेट टाइम वेन्यू इस तरीके से बता देना है। ध्यान रखना कि अगर आप एक ही टाइमिंग बता रहे हो, ड्यूरेशन नहीं है 7 बजे से 11 बजे तक, ऐसे अगर ड्यूरेशन नहीं है, सिंगल टाइमिंग है कि 7:30 बजे आना है, तो वहां पे प्रेपोजिशन एट यूज होती है। डेट्स के लिए प्रेपोजिशन ऑन यूज होती है, ठीक है। RSVP डाल दो। RSVP में आप क्या डालोगे कि अगर आपको शादी ब्याह से कुछ भी कंफ्यूजन है, जैसे कि आपने शादी में शाही पनीर रखा है या नहीं रखा है, ठीक है, तो पूछना है, कुछ भी आपको डाउट है तो किसको कांटेक्ट करना है? मदन शर्मा। फोन नंबर दे दिया, एड्रेस दे दिया, ठीक है, दैट्स इट। और हमारे चाचू की शादी में जल्लूल जल्लूल आना, ये तो नहीं लिख सकते, तो हम लिखेंगे विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स शर्मा फैमिली, ठीक है। ये आपका क्या राइट हैंड साइड पे जाएगा, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा, एंड ये राइट हैंड साइड पे जाएगा, तो कॉर्नर्स में ये चीजें आएंगी, बाकी सब आपका क्या रहेगा? बीच में। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा राइटिंग सेक्शन। अब आ जाते हैं हम इनफॉर्मल इनविटेशन पे। सो इनफॉर्मल इनविटेशन का पहले तो मैं आपको फॉर्मेट बता दूं। सेंडर्स एड्रेस आता है, ठीक है, उसके बाद डेट आती है, इसमें रिसीवर्स एड्रेस नहीं आता, इसमें सब्जेक्ट नहीं आता, डायरेक्टली क्या आ जाएगा? आपका डियर, ठीक है। तो सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, देन आपका डेट, डेट के बाद डियर, ओके। एंड देखो जैसे क्वेश्चन था कि आप अनुज हो, आपका एड्रेस भी दे रखा है, चलो बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन में सेंटर का एड्रेस दे रखा है, आपको इनवाइट करना है अपने फ्रेंड को पार्टी के लिए, ये ठीक है। एंड पार्टी आप क्यों दे रहे हो? क्योंकि आपका सिलेक्शन हो गया है बीटेक में, बीटेक कोर्स में DTU। तो आप कैसे लिखेंगे? तो देखो बहुत सिंपल है, आप अपने दोस्त को बोलेंगे कि आई हैव मच प्लेजर। अब ये सारी लाइंस बच्चे आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ओके। तो आप लिखेंगे कि आई हैव मच प्लेजर इन इनवाइटिंग यू टू पोस्ट सिलेक्शन पार्टी। तो मेरे को बहुत खुशी हो रही है, आपको मैं बहुत तहे दिल से इनवाइट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरी सिलेक्शन हो गई है, तो उसकी पोस्ट सिलेक्शन पार्टी है, ठीक है, आफ्टर माई एडमिशन इन DTU। तो DTU में मेरा एडमिशन हो गया है। रीच माई रेजिडेंस, मेरे घर ही आना है एट 7:30 PM। कितने बजे आना है? 7:30 बजे आना है। कब आना है? 16 तारीख को आना है। टू ज्वाइन माई फैमिली एंड फ्रेंड्स इन माई मोमेंट ऑफ जॉय, ठीक है। तो ये सब कॉपी कर सकते हो, ठीक है। योर्स ट्रूली हटा दो, ठीक है, लविंगली कर लेना, क्योंकि आपका इनफॉर्मल है ना, तो इनफॉर्मल में ट्रूली व्रूली नहीं जाता, योर्स लविंगली अनुज, ठीक है। लवली मत लिख देना, योर्स लवली नहीं, योर्स लविंगली अनुज, ठीक है। तो ये आपका हो गया इनफॉर्मल इनविटेशन, ठीक है। थोड़ा सा इसको यहाँ पे 2025 कर लेना, ओके। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि अगर आपको इनफॉर्मल इनविटेशन को एक्सेप्ट करना है तो कैसे करेंगे? तो देखो क्वेश्चन है कि आपका एक दोस्त है और उसने आपको गांव बुलाया है अपने, ठीक है, आपको उसके गांव जाना है जो कि मनाली के पास में है, ठीक है, समर वेकेशन में। वाओ यार, ऐसे दोस्त सबको मिले, ठीक है। एंड आपको इसका इनविटेशन को रिस्पॉन्ड करना है एंड एक्सेप्ट करना है, और आपको ये भी बताना है कि सब कुछ डेट टाइम एंड वेन्यू आपको सब बताना है। तो अब एक्सेप्ट कैसे करते हैं? फॉर्मेट वही रहेगा इनफॉर्मल का। ये टॉपर बच्चे की आंसर शीट है, सो आई होप कि राइटिंग वगैरह एकदम क्लियर है ना? चलो सो देखो भाई, सबसे पहले यार भगवान जी सबको ना ऐसे ही दोष देना जो ऐसे बुलाए। सेंडर्स एड्रेस आ जाएगा, सेंडर्स एड्रेस के बाद
डेट आ जाएगा, डेट के बाद डियर नीता, ठीक है। अब देखो आई टोल्ड यू कि थैंक यू सबसे पहले बोलना इनवाइट का, अगर आप इनविटेशन आपको आया, सो थैंक यू फॉर, इसलिए थैंक यू बोल रहे हो, फॉर इनवाइटिंग मी टू स्पेंड सम डेज, थैंक यू नेहा तुमने मुझे बुलाया कि मैं तुम्हारे गाँव आऊं और कुछ दिन तुम्हारे गांव में बिताऊं, सम डेज एट योर विलेज। चंबा, ओ माय गॉड, चंबा बुलाया है विच इज नियर मनाली। अब कब बुलाया है? समर वेकेशन के टाइम पे बुलाया है, सो ड्यूरिंग द समर वेकेशन। इट वुड बी माई प्लेजर, ठीक है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, इट वुड बी माई प्लेजर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, टू स्पेंड अ वीक एट योर प्लेस, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा तुम्हारे यहाँ पे एक हफ्ता गुजारने के लिए, ठीक है। तो मतलब आप अपने दोस्त को बता रहे हो कि भाई मैं तेरे घर आ तो रहा हूँ, तेरा इनविटेशन एक्सेप्ट तो कर रहा हूँ, लेकिन बेटे तैयारी पूरी रखना, क्योंकि अब मैं पूरे एक हफ्ते के लिए आ रहा हूँ। कब से कब तक? फ्रॉम मंडे 10th May 2023 टू संडे 16 तारीख, तो मंडे से संडे, ठीक है, यानी कि 10 से 16 तारीख तक मैं तुम्हारे घर पे रहूंगा। Your family has always been very kind to me, और यार मेरी जो फैमिली है ना हमेशा से मेरे से बहुत प्यार से बात करती रही है, so your family has always been very kind to me and I am, ठीक है, and I am excited, and मैं बहुत excited हूँ to spend a week of my summer vacation with you. Yours lovingly, ठीक है, नीला। ओके, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब देखो प्रॉपर बच्चे से भी गलती होती है, कटिंग उसे भी करनी पड़ती है, तो सिंगल लाइन में कट करना होता है, ऐसा नहीं कि घुसड़ मुचड़ मैम को पता तक ना लगे कि हम क्या सोच रहे थे। तो इतना टाइम वेस्ट नहीं करना, एक सिंगल लाइन से आप कट कर दो इन केस आपसे कोई गलती हो जाती है, ठीक है। अब चलते हैं हम कि अगर हमें इनविटेशन को रिफ्यूज करना है, रिजेक्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे। तो वही फॉर्मेट हमारा वही रहेगा, सेंड दिस एड्रेस, ठीक है, सेंड दिस एड्रेस, डेट, डियर वगैरह आप सब लिखोगे। सो वही थैंक यू, मेनी थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी टू अटेंड योर पोस्ट सिलेक्शन पार्टी, बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मुझे अपनी पोस्ट सिलेक्शन पार्टी में बुलाया, ठीक है, बट आई एम सॉरी, लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा है, वेरी सॉरी that I shall not be able to attend the same। ये सारी फिक्स्ड लाइन्स है जो आप हर इनविटेशन में कॉपी पेस्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। as I shall be out of station, क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन रहूंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीक, I shall miss this joyous occasion। अब आप रिग्रेट भी दिखाओ। देखो जब इनफॉर्मल है ना तो आप रिग्रेट दिखा सकते हो, है ना। तो क्या आपने थैंक यू बोल दिया, रिजेक्शन वाले में जहां पे आप रिफ्यूज कर रहे हो थैंक यू बोल दिया, जस्ट अ सेकेंड, या सॉरी, हाँ, तो देखो मैं आपको बता रही थी कि आपने थैंक यू लिख दिया, ठीक है, फिर आपने सॉरी प्लस रीजन बता दिया, उसके बाद आप रिग्रेट भी दिखाओ, या बहुत दुख होगा ना, मैं नहीं आ पाऊंगा, बहुत दुख हो रहा है मेरे को, ठीक है, रिग्रेट। एंड आप चाहो तो अपनी बेस्ट विशेस भी दे सकते हो। देखो 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, थैंक यू, सॉरी प्लस रीजन प्लस रिग्रेट प्लस बेस्ट विशेस, और 4 पॉइंट्स हो गए, आपका 4 नंबर का बन गया बॉडी, है ना। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, ठीक है। अब आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर, ये आपकी क्या हो गई, बेस्ट विशेस, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, योर्स ट्रूली, ठीक है। अगेन आप इसको यहाँ पे लविंगली कर लो, राहुल गुप्ता। तो ये हमारा हो गया रिफ्यूज, ठीक है। अब देखो भाई ये अपना मतलब खत्म हो गया यहाँ पे इनविटेशन वाला पूरा टॉपिक, ठीक है, समाप्त है। हर तरीके का मैंने इनविटेशन आपको बता दिया है, आप आराम से वीडियो में देखकर कर सकते हो। अब बात करते हैं लेटर टू एडिटर की।
फॉर्मेट वही है जो फॉर्मल लेटर का रहता है, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ खास चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, ग्रीटिंग आ जाएगी, ठीक है, सब्जेक्ट आ जाएगा। सीबीएसई कहता है कि ग्रीटिंग और सब्जेक्ट को आप स्वैप कर सकते हो, ऊपर नीचे करके लिख सकते हो। बॉडी रहेगी। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में देख लो, आपको सीबीएसई कहता है कि आप योर्स ट्रूली लिखो। ट्रूली ध्यान रखना, ट्रूली नहीं होता है, ये स्पेलिंग नहीं होगी, ट्रूली, योर्स ट्रूली, ठीक है। एंड देन आप ये भी यूज कर सकते हो, योर्स सिंसियरली भी आप लिख सकते हो। फेथफुली नहीं लिखना है, मैं नहीं कह रही हूँ, सीबीएसई कह रहा है, तो प्लीज फॉलो। आ जाओ। अब जैसे अगेन हमने टॉपर बच्चे की आंसर शीट उठा ली है एंड इसमें देखते हैं कि किस तरीके से एक लेटर टू एडिटर लिखा जाता है। तो अब मैं यहाँ पे आपको कुछ फिक्स्ड लाइंस बता देती हूँ, कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स बता देती हूँ जो आपके काफी यूजफुल रहेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, देन डेट। अब देखो, जब आप रिसीवर्स एड्रेस लिख रहे हो ना तो टू नहीं लिखोगे, जैसे हम छोटी क्लास में करते थे ना, टू द एडिटर या टू द प्रिंसिपल हम लिखते थे, टू नहीं आता है। ये मैं आपको कुछ कॉमन मिस्टेक्स बता रही हूँ जो बच्चे करके आते हैं। टू नहीं लिखना है, एक लाइन छोड़ के आप लिखोगे द एडिटर। अब एडिटर कौन से न्यूज़पेपर का है? सो आपको न्यूज़पेपर का नाम भी बताना है, फिर आएगा फाइनली एड्रेस, ठीक है। बहादुर शाह जफर मार्ग, न्यू दिल्ली 123001। इसके बाद आप चाहो तो डियर सर भी करके लिख सकते हो, आप चाहो तो सर भी लिख सकते हो। एंड आपको अगर नहीं पता है जेंडर तो आप सर स्लैश मैम करके भी लिख सकते हो, लेकिन जब आप मैम लिख रहे हो तो या तो आप मैडम लिखो या इस तरीके से मैम लिखो, ये नहीं लिखोगे, ठीक है। अब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट एकदम छोटा सा होना चाहिए, एक लाइन में आपका आ जाए ऐसा होना चाहिए, ठीक है। रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय वीमेन, तो आज के टाइम पे विमेन क्या क्या प्रॉब्लम फेस करती है उसके रिगार्डिंग हम एडिटर को बताना चाहते हैं, ताकि वो ये सब कुछ अपने न्यूज़पेपर में डालें, ताकि लोगों तक अवेयरनेस पहुंचे, है ना। सो रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय विमेन। अब यहाँ की जो एक फिक्स्ड लाइन है वो क्या है? आई एम एन एविड रीडर ऑफ योर न्यूज़पेपर। ये फिक्स्ड लाइन है, लिख सकते हो, चिपका सकते हो कि मैं आपके न्यूज़पेपर का एक कीन रीडर हूं। एविड मतलब कीन। और देखो बच्चों, वोकैबुलरी अच्छी रखो। अगर आप वोकैबुलरी, जैसे मैं यहाँ पे कीन भी लिख सकती थी, आई एम कीन रीडर, है ना, लेकिन कीन क्या हो गया, छोटे क्लास 6 वाले बच्चों की वोकैब हो गई। आप हो 12th में ना तो एविड, ठीक है। थोड़ा सा मतलब देखो, वोकैबुलरी में ना ये नहीं होता कि आप पूरा मतलब एकदम कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में लिखो, आप 5 से 6 वर्ड भी डाल दो वोकैबुलरी वाले, ठीक है, सिनोनिम एंटोनिम यूज कर लो तो आपका सही हो जाता है आंसर। I am an avid reader of your newspaper, ठीक है, and through its esteemed columns। अब देखो, कॉलम नहीं लिखना है, कॉलम लिखना है, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे देखते हैं। हाँ, एस्टीम्ड लिखा। अब देखो, कॉलम, कॉलम की स्पेलिंग देखो, COLUMNS, ठीक है। स्पेलिंग ध्यान में रखना, कॉलम नहीं लिखना है, कॉलम्स, ठीक है। एंड थ्रू इट्स एस्टीम्ड कॉलम्स आई विश टू एक्सप्रेस माई एगनी। एगनी मतलब क्या होता है? पेन, कि मैं अपना पेन जाहिर करना चाहता हूं आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से। सो दिस इज अ फिक्स्ड लाइन दैट यू कैन यूज इन एनी पेपर, ठीक है, राइट। एट द प्रॉब्लम्स, अब प्रॉब्लम्स में क्या डिस्कस करने वाला हूं जो कि विमेन फेस कर रही है ऑन अ रेगुलर बेसिस। कुछ भी मुश्किल नहीं है, फिक्स्ड लाइंस है, आपको बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम चेंज करनी है। ट्रैफिक जैम की प्रॉब्लम आ जाती है तो ट्रैफिक जैम लिखना है, ठीक है।
और अब मैं आपको ये पूरा लेटर एक बारी पढ़ के बता देती हूँ ताकि आपको वोकैबुलरी वर्ड्स मिल जाए, आपको एक तरीके से पता लग जाए। अब देखो, जब आप लेटर टू एडिटर लिख रहे हो तो आपको 4 पैरास में इसको डिवाइड करना है। पहला नंबर 1 इंट्रो, इंट्रोडक्शन। नंबर 2 आप उस प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करेंगे। फिर नंबर 3 सॉल्यूशन। ऐसा नहीं कि पहले आप सॉल्यूशन दे दो फिर प्रॉब्लम डिस्क्राइब करो, पहले प्रॉब्लम बताओ तो कि क्या प्रॉब्लम है। सो प्रॉब्लम देन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के एंड में आप बोल सकते हो थैंक यू कि भाई आपका लेटर पढ़ा गया, या फिर आप बोल सकते हो इसके साथ साथ में आप एक्शंस लेने के लिए भी बोल सकते हो कि एक्शंस लीजिए प्लीज इस चीज पर तुरंत। ठीक है, ये 4 पैराग्राफ्स आपको बनाने। तो एक हमारा इंट्रोडक्शन का हो गया कि मैं आपका यहाँ का सिटीजन हूँ और मैं आपके न्यूज़पेपर को बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ, आपका प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर है, इस न्यूज़पेपर के माध्यम से मैं ये चीज़ रखना चाहता हूँ। ये हो गया इंट्रोडक्शन में। पहले पैराग्राफ में आपको बस ये बताना है कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम को डिस्क्राइब नहीं करना है, डिस्क्राइब आप सेकंड पैरा में करोगे। ठीक है, जैसे कि आपने बोला ऑन वन साइड। अब देखो ये सारी चीजें फिक्स्ड रहती है। ऑन वन साइड ये क्या आप यूज कर सकते हो, ये कुछ वोकैबुलरी है जो आप यूज कर सकते हो, फ्रेजेस है जो आप यूज कर सकते हो। ऑन वन साइड पीपल टॉक अबाउट विमेन्स राइट्स। तो एक जगह पे तो लोग विमेन्स के राइट्स के बारे में बात करते हैं एंड उनको एम्पावर करने की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते हैं। वेयरएज, अब देखो जो भी वोकैबुलरी वर्ड्स है ना हम हाईलाइटिंग, ठीक है, उन्हें मैं मार्क कर देती हूँ। वेयरएज ये आप यूज करो जब आप कंट्रास्ट दिखाना चाह रहे हो कि एक साइड तो ये होता है दूसरी साइड ये होता है। सो ऑन वन साइड वेयरएज, ऑन द अदर साइड वेयरएज, ऑन द अदर साइड The rate of crime against women is increasing day by day। तो एक जगह पे तो हम इक्वालिटी और एम्पावरमेंट की बात करते हैं, लेकिन दूसरी जगह पे विमेन्स के अगेंस्ट, विमेन के अगेंस्ट क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उनके अगेंस्ट क्राइम जो है वो बढ़ता जा रहा है। दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज ट्रूली डिस्टर्बिंग, ट्रूली डिस्टर्बिंग, या बहुत सारी जगहों पे यूज कर सकते हो। इवन टुडे Women cannot walk around freely in their own country। आज भी औरतें अपनी कंट्री में आजाद तरीके से नहीं घूम सकती, उनको एक डर रहता है। फर्स्टली, अब देखो जब आप अपनी प्रॉब्लम डिस्क्राइब कर रहे हो तो पॉइंट नंबर 1 बता रहे हो, तो पॉइंट नंबर 1 बताने के लिए आप लिखो फर्स्टली। फर्स्टली दे फील अनसेफ टू वॉक ऑन द रोड्स। पहली बात तो ये कि सड़क पे चलते टाइम उनको सेफ नहीं फील होता है। As the rate of crime against women is on the rise, क्योंकि क्राइम आजकल बढ़ते ही जा रहा है। सेकेंडली, आप दूसरा पॉइंट बता रहे हो तो सेकेंडली लिखो। सेकेंडली, women are still financially dependent, और आज भी women अपने हस्बैंड्स वगैरह पे ही डिपेंड है फाइनेंशियली, ठीक है, एंड डू नॉट हैव फाइनेंशियल फ्रीडम, उनके पास फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है। थर्डली, और क्या प्रॉब्लम है, आप तीसरा पॉइंट बता रहे हो तो थर्डली देयर इज अ लैक ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। विमेन के लिए एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, एंड दे गेट फ्यूअर वर्क अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज तो नहीं है, उसके साथ साथ में काम करने की जॉब अपॉर्चुनिटीज भी उनके पास उतनी नहीं है। व्हेन दे आर इक्वली स्किल्ड, जबकि जो विमेन है वो इक्वली स्किल्ड है, टैलेंटेड है मेन की तरह। अब देखो फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, फोर्थली नहीं लिखना, ठीक है, आप लिख सकते हो इन एडिशन। फोर्थ पॉइंट बताने के लिए आप मोर ओवर, इन एडिशन ऐसे वर्ड्स का यूज कर सकते हो। इन एडिशन मेनी वीमेन ऑल्सो फॉल प्रे टू डोमेस्टिक वायलेंस। और जो लास्ट प्रॉब्लम है वो ये है कि सब कुछ होने के बाद भी कुछ लेडीज, कुछ विमेन ऐसी हैं जो कि डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार बन जाती हैं। अब ये हमने देखो इंट्रोडक्शन हो गया, प्रॉब्लम को पूरा, ठीक है, डिस्क्राइब कर दिया। दिस प्रॉब्लम कैन नॉट बी टैकल्ड इन अ लैकेडाइसिकल, ठीक है। अब लैकेडाइसिकल मतलब क्या होता है, इमोशनल मैनर। तो इस प्रॉब्लम को हम इमोशनल होकर तो सॉल्व नहीं कर सकते ना,
ठीक है, women should be treated as equals to men। अब ये सारे क्या है, सॉल्यूशन, प्रॉब्लम के बाद सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो हमें women को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, नॉट एज देयर इंफीरियर। हमें उन्हें ये नहीं दिखाना चाहिए कि भाई तुम नीचे हो हम ऊपर है, ऐसा नहीं, इंफीरियर नहीं दिखाना है, हमें उन्हें इक्वली ट्रीट करना है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज मस्ट बी प्रोवाइडेड टू मेल्स एंड फीमेल्स। एंड जब भी आप देखो इस तरीके का लेटर लिख रहे हो तो आपको बायस नहीं होना है। आप ये नहीं बोल सकते कि भाई मेल्स को तो मतलब बहुत ऊपर मानते हैं, फीमेल को मानते ही नहीं है, मेल को सारी अपॉर्चुनिटीज दी जाएगी, विमेंस को नहीं दी जा रही है, तो विमेंस को सारी अपॉर्चुनिटीज दी जाए, मेल को कुछ ना दिया जाए। क्यों भाई, मेल्स पागल है क्या? मेल भी तो इंसान है। तो आप लिखो कि जो अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए वो मेल को भी मिलनी चाहिए, लेकिन उसके साथ में फीमेल्स को भी मिलनी चाहिए। यानी कि मेल एंड फीमेल को दोनों इक्वली अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप मेल्स को नीचे कर दो, नो, मेल्स एंड विमेन शुड बी इक्वल फॉर एजुकेशन एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट। चाहे पढ़ाई हो चाहे नौकरी हो, दोनों में इक्वल अपॉर्चुनिटी रहना चाहिए। ठीक है, स्कीम सच एज, अब देखो ये बहुत अच्छी बात होती है कि आप अपने, ठीक है, सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देते हो, लेकिन वेज टू इम्प्लीमेंट, आपने जो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया, यानी कि आपने अपने लेटर में बड़ी बड़ी बातें कर दी, ये कर दो वो कर दो ढिमकाना कर दो, बट करें कैसे? ठीक है, तो सॉल्यूशंस के साथ साथ में उन सॉल्यूशंस को हम कैसे ला सकते हैं ये भी आप बता सकते हो। सो आप लिखो कि कुछ स्कीम्स हम लॉन्च कर सकते हैं, स्कीम सच एज बेटा बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, सॉरी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये हम स्कीम्स जैसे लॉन्च कर सकते हैं। मस्ट बी प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड, इनको ठीक से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मोर ओवर विमेन नीड टू बी गिवन, ठीक है, इसके साथ साथ में विमेन को हमें, ठीक है, लीगल राइट्स देने चाहिए, एज वेल एज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हमको उनको देनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, अब देखो ये चीज है जो आप यूज कर सकते हो, मतलब आगे आप और पॉइंट्स बता रहे हो, जैसे हमने फर्स्टली सेकेंडली थर्डली, ठीक है, इन एडिशन कर दिया, इन एडिशन के बाद मोर ओवर के बाद क्या है, अपार्ट फ्रॉम दिस, कि इससे हटकर और क्या कर सकते हैं। विमेन मस्ट बी इनकरेज, कि हम विमेन को एनकरेज करें टू एक्सरसाइज देयर राइट्स, कि वो अपने हक के लिए खड़ी हो। ठीक है, बॉयज एंड गर्ल्स मस्ट बी टॉट टू रिस्पेक्ट ईच अदर। ठीक है, ऐसा नहीं कि बॉयज की रिस्पेक्ट ही नहीं करनी है, भाई लड़के और लड़कियों को दोनों को सिखाना है कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट कैसे की जाए फ्रॉम अ यंग एज, छोटी एज से। ठीक है, अब देखो प्रॉब्लम हो गया, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया, एंड में लास्ट पैराग्राफ में आपको क्या करना है, रिक्वेस्ट करना है कि इस पर एक्शंस लिए जाए, इसको न्यूज़पेपर में हाईलाइट किया जाए। ठीक है, सो आई रिक्वेस्ट यू, अब ये फिक्स्ड लाइन है, I request you to kindly publish an article on this in your newspaper to draw the attention of the concerned authorities as well as spread awareness among the public। ये लाइन पूरी आपकी क्या है, कॉपी पेस्ट वाली, आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। Only when women are treated as equals to men, India will be called a free country। तो जब हम सबको इक्वली ट्रीट करेंगे तभी हम अपनी कंट्री को फ्री कंट्री बोल सकते हैं। थैंक यू, योर सिंसियरली सुहीना जान। ठीक है, सिग्नेचर हो गया, और सुहीना जान कौन है, कंसर्न सिटीजन है, तो ये हो गया, दैट्स इट। अब देखो कितनी सारी मैंने आपको वोकैबुलरी बता दी, कितनी सारी फिक्स्ड लाइंस हो गई है, तो इन सबको मिला के आप लिख सकते हो। एंड बिल्कुल ना टेंशन मत लो, अभी इस चैनल पे हम ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो ढेर सारी और फिक्स्ड लाइंस और वोकैबुलरी वर्ड्स मैम आपको बताएंगी। तो ऐसा नहीं है कि बस एक क्वेश्चन करवा के खत्म। ठीक है, चैनल पे आपको सब कुछ मिलेगा। अब आ जाते हैं जॉब एप्लीकेशन पे। ठीक है, सो जॉब एप्लीकेशन का क्वेश्चन कैसे करना है, इसके लिए आपको क्वेश्चन में जो एडवर्टीजमेंट दे रखी है उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। जो उस एडवर्टीजमेंट में लिखा है कि हमें 6 फीट टॉल लड़का चाहिए, तो बस आपने अपनी एप्लीकेशन में लिखना है मैं 6 फीट टॉल हूँ, मराठी लैंग्वेज आनी चाहिए, हाँ मुझे मराठी लैंग्वेज आती है, बोर्ड्स में 99% चाहिए, हाँ मेरे 99% आए। सो जो एडवर्टीजमेंट में मांगा है वही जब आप अपना आंसर लिखोगे तो उसमें लिखोगे कि हाँ 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 ये सब मुझ में है, मुझे बस नौकरी पे रख लिया जाए। ओके,
तो आओ अब देखो, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि आप दमनजीत सिंह हो, ठीक है, और आप एक फ्रेश ग्रेजुएट हो, कहाँ के? फिल्म मेकिंग। आपने कहाँ की है ग्रेजुएशन, किस चीज में की है? फिल्म मेकिंग में की है, और आपका कोर्स था बीएफए। जेटीटीआई चंडीगढ़ से आपने ये क्वालिफिकेशन ली है अपनी, ठीक है, और आपने न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देखी और आपका मन किया कि यस, इस पोस्ट के लिए मुझे अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। सो आपको एक लेटर लिखना है, किसको? मिली जौहर आर्ट्स को। अब मिली जौहर आर्ट्स क्या हो जाएगी? सेंड रिसीवर, ठीक है, रिसीवर हो जाएगी। बायोडेटा भी आपको इसमें साथ में लगाना है। अब एडवर्टीजमेंट पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से हमको सारे पॉइंट्स पता लग जाते हैं। तो हमें रिसीवर तो पता लग गया मिली जौहर आर्ट्स से। अब ये मिली जौहर आर्ट्स का कंप्लीट एड्रेस वगैरह ये सब हमें एडवर्टीजमेंट से मिल जाएगा, ठीक है। सो देखो, मिली जौहर आर्ट्स क्या ढूंढ रहे हैं? असिस्टेंट डायरेक्टर, यानी कि पोस्ट किस चीज की है? असिस्टेंट डायरेक्टर की। इन्हें एक ऐसा बंदा चाहिए, ठीक है, जो कि फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस नहीं है तो भी चलेगा, एक्सपीरियंस है तो भी चलेगा, दोनों तरीके के लोगों को ये बुला रहे, ठीक है। इनको रिक्वायरमेंट में क्या चाहिए कि आपने डिग्री या डिप्लोमा कर रखा हो फिल्म मेकिंग में, जो कि हमारे दमनजीत ने कर रखी है। स्किल्स में ये मांग रहे हैं, स्किल्स इन्हें चाहिए कि कैमरा हैंडलिंग आपको आता हो, ठीक है, मराठी लैंग्वेज आपको आती हो, ठीक है, और आप एक मल्टीटास्कर हो, ठीक है, राइट। अब आपको अपना रिज्यूमे भेजना है, ठीक है, कहाँ पे? द जौहर हाउस ऑफिस 0506, ठीक है, दियाली हिल मुंबई। अब ये क्या हो जाएगा? रिसीवर्स एड्रेस, ठीक है, क्योंकि आपको बोला आपको एप्लीकेशन इस एड्रेस पे देनी है। सो दिस इज माय रिसीवर्स एड्रेस, ठीक है, क्लियर है? ओके। कब तक ये एप्लीकेशन देनी है? 23 जुलाई। ऐसा नहीं कि आपके पास पूरा साल बड़ा है, कभी भी एप्लीकेशन भेजो, 23 जुलाई तक भेजनी है, उसके बाद पोस्ट बंद। ओके, तो अब देखो, फॉर्मेट अपना वही है जो हमारे सारे फॉर्मल लेटर्स का रहा है। सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, ठीक है, देन अपना ग्रीटिंग वगैरह, ठीक है, सब्जेक्ट, ओके, एंड बॉडी, बॉडी के बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, जो कि हमारा योर्स ट्रूली या फिर योर्स सिंसियरली रहेगा। ओके, अब देखो लिखते कैसे, आ जाओ। अब देखो, आप जब कंटेंट अपना लिखोगे, जब इसमें बॉडी डालोगे, ठीक है, तो बॉडी में आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है मैं बता देती हूँ। यही चीजें हैं जो बच्चे छोड़ के आते हैं। जब आप बॉडी लिख रहे हो तो बॉडी में कुछ भी नहीं लिख देना उठा के, ठीक है, कि कुछ भी जो आपके मन में मनगढ़ंत कहानी आई, नो, एक फॉर्मेट होता है बॉडी का। एक तो कवरिंग लेटर जाएगा, अभी मैं आपको बताऊंगी कैसे लिखना है। रेफरेंस टू द एडवर्टीजमेंट, आपको अपने लेटर में ये जरूर बताना है कि आपने एडवर्टीजमेंट कहाँ देखी, कब देखी, कैसे आपने इस एडवर्टीजमेंट को देखा। मतलब आप अप्लाई तो कर रहे हो जॉब के लिए, लेकिन कैसे? ऐसे मुंह उठा के जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो? नहीं ना भाई, कहीं पे देखी होगी आपने एडवर्टीजमेंट, तो वो जरूर बताओ कहाँ पे देखी है, ठीक है। एंड आप क्यों सुटेबल है, आपको हम जॉब क्यों दे, तो वो भी बताना है, ठीक है। और फिर आपको अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। तो आओ देखो इसका आंसर कैसे लिखना है। ये हमारा हो जाएगा सेंडर्स एड्रेस। देखो बेटा, जो चीज आपको नहीं दे रखी वो इन्वेंट करनी है। ऐसा नहीं सोचना कि क्वेश्चन में नहीं दे रखा तो लिखना नहीं है। नो, यू हैव टू राइट। ओके, ये हो गया हमारा डेट। फिर एक लाइन छोड़ के अब देखो रिसीवर्स एड्रेस कैसे लिखना है। पहले आ जाएगा कंपनी का नेम। जैसे मान लो कि मैं इंग्लिश फैकल्टी के लिए अप्लाई कर रही हूँ दृष्टि आईएएस पे, तो पहले मैंने लिख दिया दृष्टि आईएएस, ठीक है, रिसीवर्स में। ओके, फिर आ जाएगा आपका एड्रेस, ठीक है। तो रिसीवर का नाम और कंपनी का नाम, ठीक है, राइट। अगर आपको जैसे क्वेश्चन में दे रखा है कि एचआर हेड को लिखना है, तो आप ऐसे लिखो कुसुम गोयल, एचआर हेड, दृष्टि आईएएस, दृष्टि आईएएस का नीचे एड्रेस, ठीक है। वाओ, मैंने अपने आप को एचआर हेड बना लिया। ओके, क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ भी बन जाए। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आप लिखेंगे टू अप्लाई नहीं। देखो ये बहुत बच्चे गलती करके आते हैं और यहीं पे उनका नंबर कट जाता है। टू अप्लाई नहीं लिखेंगे, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आप लिखेंगे एप्लीकेशन
फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर। ठीक है, एप्लीकेशन आपको लर्न करके यही लिखना है, फॉर द पोस्ट ऑफ, बस क्वेश्चन में चेंज कर देनी है आपको पोस्ट। ठीक है, जो आपके क्वेश्चन में दियो वो लिखो, रिस्पेक्टेड सर। ठीक है, अब ये मैं आपको थोड़ा ज्यादा बड़ा सा बता रही हूं, पर अगर आप कोई चीज इसमें स्किप करना चाहो आप कर सकते हो। ठीक है, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट। मैं आपको ये खत लिख रहा हूं क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूं कि मैं इस पोस्ट में इंटरेस्टेड हूं। ये फिक्स्ड लाइन है जो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन द पोजीशन, जो कि मैंने कहाँ देखी थी, टाइम्स ऑफ इंडिया में देखी थी 1 जुलाई को। ठीक है, एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूं इसके लिए एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए। एज अ रीसेंट ग्रेजुएट, अब आपको क्या बताना है अपने बारे में, दिस इज अ कवरिंग लेटर। कवरिंग लेटर में आप अपना छोटू सा इंट्रोडक्शन लिखते हो कि भाई आप कौन हो, आपने क्या क्या किया हुआ है। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, तो आप बस शॉर्ट में लिखो कि मैं रिसेंट ग्रेजुएट हूँ, मेरे पास बैचलर्स डिग्री है, कौन से कोर्स में है, फिल्म मेकिंग में है, और ये मैंने कहाँ से किया है, JTTI चंडीगढ़ से किया है, और मैं बहुत ईगर हूँ कि मैं आपकी कंपनी में अपनी क्रिएटिव स्किल्स दिखाना चाहता हूँ। मैं अपने इस पैशन को, ठीक है, आपके यहाँ पे पूरा करना चाहता हूँ। थ्रू आउट माई अकेडमिक जर्नी, ठीक है, अपनी अकेडमिक जर्नी में, ठीक है, मैंने, ठीक है, कैमरा हैंडलिंग वगैरह सब सीखा है। ठीक है, मुझे मराठी भी आती है। ये सारी लाइंस हमने क्वेश्चन से उठाई है। ठीक है, ये क्वेश्चन में सब दिया हुआ है। मोर ओवर माई कोर्स वर्क हैज इक्विप्ड मी विद एक्सेप्शनल कम्युनिकेशन स्किल्स, और मेरे में कम्युनिकेशन स्किल्स भी कूट कूट के भरी हुई है, क्योंकि आपने अपनी एडवर्टीजमेंट में लिखा था ना। ठीक है, एंड द एबिलिटी टू मल्टीटास्क, और मैं मल्टीटास्कर भी हूं, मैं बहुत सारे काम कर सकता हूं। आई एम कॉन्फिडेंट। अब देखो, अगर आप चाहो ना इसको छोटा करना, तो मैं आपको बताती हूँ आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, आप ये वाला स्किप भी कर सकते हो अगर आपको ऐसा लग जाए कि बहुत बड़ा हो गया है। ठीक है, तो आप ये स्किप भी कर सकते हो इतना पार्ट। ओके, पर हाँ, जो मेन आपकी डिग्री आपकी जो है, ठीक है, वो वाला पॉइंट तो आपको बताना है। स्किल्स आप चाहो तो, ठीक है, रहने भी दे सकते हो अगर आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा लिख दिया हमने, इतना टाइम हमारे पास नहीं है। ठीक है, तब आई एम कॉन्फिडेंट दैट दीज स्किल्स कंबाइंड विद माई पैशन फॉर फिल्म मेकिंग मेक मी अ सुटेबल कैंडिडेट फॉर द रोल। तो मेरे पास इतनी स्किल्स हैं, ये मेरी अकेडमिक क्वालिफिकेशन है, तो मुझे लगता है इस वजह से मैं यहाँ पे सुटेबल हूँ। ठीक है, सो देख रहे हो आप, आपको अपने मेन डिग्री के बारे में बताना है कि आपने कौन सी डिग्री ली है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में आप अपने स्किल्स के बारे में बता दोगे, और आखिरी में आप लिख दोगे कि यही सब चीजें हैं जिनकी वजह से मैं कॉन्फिडेंट हूं कि मैं इस पोस्ट के लिए एक सुटेबल कैंडिडेट हूं। उसके बाद आप लिखो अवेलेबिलिटी, कि आप इंटरव्यू के लिए अवेलेबल हो। तो कैसे लिखेंगे, आई एम अवेलेबल फॉर एन इंटरव्यू एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस, जब आप मुझे बुलाना चाहे जितना जल्दी, ठीक है, मैं आ जाऊंगा। To discuss how my qualifications align with the requirements of the position। तो अगेन कॉपी पेस्ट वाली लाइन है, आप इसको लर्न करके जा सकते हैं, वहां पे पेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू, लास्ट में आपको थैंक यू बोलना है कि आपने मेरी एप्लीकेशन को कंसीडर किया। थैंक यू फॉर कंसीडरिंग माई एप्लीकेशन। आई लुक फॉरवर्ड, एंड मैं आशा करता हूं कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू डिस्कस माई कैंडिडेसी फर्दर। योर्स ट्रूली दमनजीत सिंह। तो ये हो गया हमारा कवरिंग लेटर। अब देखते हैं बायोडेटा। अब देखो, इसमें जो जो लाइंस मैंने आपको बताई कि फिक्स्ड है, वो लाइंस आप फिक्स रख सकते हो, उन्हें लर्न करके कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप स्किल्स चेंज कर देना, डिग्री चेंज कर देना, इतना छोटू सा तो काम मैम के प्यारे बच्चे कर सकते हैं, है ना। अब बायोडेटा कैसे बनेगा, लेट्स सी। सो बायोडेटा आपका जाएगा बॉक्स में। ठीक है, इसमें पहले आ जाती है आपकी पर्सनल डिटेल्स। ठीक है, वही आपका नाम, पता वगैरह ये सब। तो एक आपका जाएगा नेम, पापा, फिर आएगा पापा का नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस,
इसको मैच करके रखना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में आपको जो एड्रेस दे रखा था आपने यहाँ पे बदल दिया, एड्रेस आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैच करना है, ठीक है। ईमेल, अब देखो ईमेल भी जैसे दमनजीत सिंह नाम है तो ईमेल हम इमेजिन करके लिखेंगे तो हम बोल सकते हैं दमन24। अरे यार आप क्रिएटिव बच्चे हो मैम के, मुझे पता है तुझे बना लोगे, है ना। एज आपने लिख दी, हम जब एज लिखोगे तो थोड़ा देख लेना कि जैसे 96 में बॉर्न हुए तभी 27 साल के होंगे, ऐसा नहीं कि 2000 यहाँ पे लिखा और यहाँ पे 27 ईयर्स। तो देखो ये सारी चीज़ें जब आप अपने घर से याद करके जाओगे ना कि मुझे ऐसी ही लिखनी है तो प्रॉब्लम नहीं आएगी इन सब चीज़ों में। नेशनैलिटी बता दी, इंडियन। इसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन, जब भी आप एकेडमिक क्वालिफिकेशन लिखते हो आपको सजेस्ट करूंगी कि आप टैबुलर फॉर्म में लिखो। टेबल की फॉर्म में लिखते हो तो बहुत क्रिएटिव और अच्छे से दिखता है, ठीक है। सेंटेंसेस बनाने का लफड़ा भी नहीं है, मिस्टेक नहीं होती है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगी, जो मेन आपको डिग्री यूज करनी है, जो मेन डिग्री आपको क्वेश्चन में मांगी गई है, तो BFA फिल्म मेकिंग, ठीक है। कहां से किया, JTTI चंडीगढ़, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। 2023 73%, आपको कम लग रहा है आप 93 भी कर सकते हो, ठीक है। अब एक तो क्वालिफिकेशन ये वाली जाती है, इसके साथ आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करो, 12th और 10th की भी जाती है, तो ये एक फॉर्मेट में रहता है। देखो सबसे पहले आ जाती है ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के बाद 12th के बाद 10th, एक फॉर्मेट होता है। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 10th 12th ग्रेजुएशन, एक सीक्वेंस में लिखना है, ठीक है। 12th को हम क्या बोलेंगे, सीनियर सेकेंडरी, CBSE 2020 से 84%, सेकेंडरी यानी कि 10th CBSE से की है 2018 87%। थोड़ा ये सब चीजें आप घर से प्लानिंग करके जाना। 2018 में 10th की है, 10th के बाद आती है 11th, फिर आती है 12th, तो तभी 2020 में 12th आएगी। बच्चे जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, 10th की है 2018 में, 12th कर ली 2019 में, है ना, बीच में से 11th तो गायब ही हो गई। तो ये चीज आप घर से प्लानिंग करके जाना, ओके ओके, ठीक है। फिर 12th के बाद 3 साल का कोर्स होता है, तो 2023 में हमारा BFA का कोर्स हो गया। एक्सपीरियंस आपका ऑप्शनल होता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में बोला है कि भाई एक्सपीरियंस लिखना ही लिखना है, 100% एक्सपीरियंस वाला बंदा ही चाहिए, तो एक्सपीरियंस लिखो। अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फ्रेशर पर्सन भी चलेगा, तो आप चाहो तो अपना टाइम बचाने के लिए एक्सपीरियंस ना लिखो, ठीक है, ये चीज देख लेना। तो अगर एक्सपीरियंस लिखना तो भी कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखो पोस्ट, यहाँ पे लिखो कि आप कौन सी कंपनी में थे, यहाँ पे साल लिख दो कि कौन से साल में आप उस कंपनी में थे, ठीक है। एंड ड्यूरेशन, ड्यूरेशन क्या रही है, ठीक है। तो जैसे कैमरा ऑपरेटर इंटर्न थे, अब देखो ये जो आपको एक्सपीरियंस जाएगा ना पोस्ट के अकॉर्डिंग जाएगा। जैसे अगर मैं दृष्टि में इंग्लिश फैकल्टी के लिए अप्लाई कर रही हूँ तो मैं तो नहीं लिख सकती ना कैमरा ऑपरेटर इंटर्न, तो मुझे सारा अपना इंग्लिश वाला देना होगा कि मैं यहाँ थी XYZ कंपनी में इंग्लिश पढ़ाती थी, फिर वहां थी, फिर ये थी, ठीक है, ओके। सो अभी कैमरा ऑपरेटर इंटर्न, कुछ भी आप फेक अपने हिसाब से इमेजिनरी लिख सकते हो। TI मीडिया फिल्म्स 2023 2 महीने काम किया। वीडियोग्राफर ट्रेनी थे साउंड व्यू प्रोडक्शन में 2022 में 1 महीने काम किया। तो अपने आप से कुछ भी बना के आप लिख सकते हो, कुछ भी नहीं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लिख देना। स्किल्स आपकी वही आएगी जो सारी आपको क्वेश्चन में दी होती है, तो वो स्किल्स आप यहाँ पे लिख सकते हो। स्किल्स के बाद रेफरेंसेस आएगी। रेफरेंस लिखना बहुत आसान होता है कि जैसे अगर आप दृष्टि ज्वाइन करो तो दृष्टि वाले कहाँ से आपकी जांच पड़ताल करें कि आप एक सही पर्सन हो। तो रेफरेंसेस में आपको क्या करना होता है, किसी भी व्यक्ति का आप इमेजिनरी नेम लिखो, वो बंदा कौन सी कंपनी में काम करता है और लोकेशन। तो जैसे मैंने लिख दिया मिस्टर विजय कुमार AJB रिकॉर्ड्स में काम करते थे, मुंबई, ठीक है। मिस्टर जयप्रकाश किट्टी स्टूडियो, ठीक है, मुंबई। तो इस तरीके से आप अपने आप से बना के लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमारा खत्म हो जाता है जॉब एप्लीकेशन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर आर्टिकल राइटिंग, ठीक है। आर्टिकल राइटिंग का मैं आपको फॉर्मेट बता देती हूँ क्या रहेगा, ठीक है। आर्टिकल राइटिंग में बॉक्स बनेगा, नो बॉक्स रिक्वायर्ड।
नहीं बनेगा। यहाँ बॉक्स इसलिए बना हुआ है ताकि आपको क्लियरली चीजें समझ में आ जाए, बस उस पर्पज से, बाकी बॉक्स बनेगा नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है टाइटल, एक सेकेंड ना, टाइटल, ओके। जैसे आप जिस भी चीज के बारे में आर्टिकल लिख रहे हो, जैसे विमेन एम्पावरमेंट है, ओके, सो टाइटल। बाय लाइन आती है, जैसे कि बाय कुसुम गोयल क्लास 12th, तो कौन लिख रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको अपने आर्टिकल को 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड करना है। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, जिसमें आप इंट्रोडक्शन दोगे कि आपका आर्टिकल किस चीज के बारे में है। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ टॉपिक 1 और 2 पैराग्राफ्स में। उसके बाद आप बताओ कि भाई उसकी मतलब टॉपिक में जैसे अगर कॉजेज है कि भाई कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आप बता सकते हो, उस प्रॉब्लम की वजह से क्या, प्रॉब्लम्स की वजह से क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो आप बता सकते हो, ठीक है। प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आप दे सकते हो। तो इस तरीके से सेकंड और सॉरी ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ आपका इंट्रोडक्शन का रहेगा, सेकंड एंड थर्ड पैराग्राफ में आप उस आइडिया को डेवलप कर सकते हो, यानी कि आप उसमें बता सकते हो प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, वेज टू इम्प्लीमेंट। मैं यहां लिख दूं आपकी क्लैरिटी के लिए, चलो लिख देती हूँ। देखो, इंट्रोडक्शन, प्रॉब्लम, ठीक है, सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन को किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है, वेज टू इम्प्लीमेंट। पर ये क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ लेना, आपका क्वेश्चन इस टाइप का होना चाहिए कि जिसमें प्रॉब्लम हो, ठीक है, तभी प्रॉब्लम लिखनी है, ऐसे जबरदस्ती प्रॉब्लम नहीं निकालनी है, ठीक है। जर्नली आपको प्रॉब्लम वाले ही क्वेश्चंस आते हैं, ओके। देन कंक्लूडिंग पैराग्राफ, तो एक ओवरऑल आपको समरी लिखनी है, ओके। ये रहेगा आपका आर्टिकल का फॉर्मेट पूरा, ठीक है। अब देख लेते हैं रिपोर्ट राइटिंग, कि रिपोर्ट राइटिंग में क्या है। सो रिपोर्ट राइटिंग का मैं आपको एक प्रॉपर सॉल्यूशन वगैरह सब प्रोवाइड करूंगी, टेंशन मत लेना, ओके। अभी इसका एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे। तो ये आपका क्या रहेगा, सबसे पहले हेडलाइन। हेडलाइन मतलब कि वही टाइटल। पहले ना यहाँ पे देखो मीनिंग समझो कि रिपोर्ट राइटिंग होता क्या है। रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है कि जैसे मान लो कि मैं कहीं इवेंट पे गई, मैंने वो इवेंट देखा, अब मैं उस इवेंट को क्या कर रही हूँ, डिस्क्राइब कर रही हूँ कि भाई मैं फलाना जगह पे गई। जैसे मान लो कि लैक्मी फैशन वीक में मैम गई, लैक्मी फैशन वीक को, ठीक है, मैंने अच्छे से ऑब्जर्व किया। अब वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मैंने देखी, वही सब मैं अपनी रिपोर्ट में बता रही हूँ। जैसे मान लो कि मैं लैक्मी फैशन वीक में गई, मैंने वहाँ पे देखा कि भाई करण जौहर, ठीक है, मलाइका अरोड़ा, ये सब लोग बड़े बड़े, करीना कपूर, सैफ अली खान, ठीक है, सिद्धार्थ मल्होत्रा, शाहिद कपूर, ये सब आ रखे थे, ठीक है। मैंने देखा कि स्टार्टिंग में क्या हुआ, ठीक है, इवेंट की स्टार्टिंग कैसे होती है कि करण जौहर आता है, वो अपनी स्पीच देता है। उसके बाद क्या हुआ कि उसमें रैंप वॉक हुई, रैंप वॉक के बाद क्या हुआ कि जो मतलब वहाँ के डिज़ाइनर्स थे वो सब आए, उन्होंने इंट्रोडक्शन, अपना एम विजन बताया, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे कुछ मेकअप किट्स, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट की गई लोगों में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, चीफ गेस्ट आए हमारे, मान लो कि धर्मेंद्र जी तो खैर हमारे साथ नहीं रहे हैं, बहुत दुख की बात है, ठीक है। अमिताभ बच्चन को बुलाया है, रेखा मैम को बुलाया है, ठीक है, रेखा मैम ने स्पीच दी अपनी, ठीक है। इसी तरीके से रेखा मैम ने रैंप वॉक पे वॉक भी किया, कैट वॉक की उन्होंने, ठीक है। सो फिर फोटो सेशन था, फोटोज वगैरह क्लिक हुई, डिनर था, तो मैंने ये सब कुछ बताया कि भाई ये सब कुछ हुआ है ना। तो इसे कहते हैं रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग में बेसिकली आपको यही बताना होता है कि आप जो इवेंट में थे, ठीक है, उसको आपने कैसे ऑब्जर्व किया, उसमें कौन कौन आया, कौन कौन गया, उसमें क्या क्या चीज़ें हुई और क्या उसका एम था, विजन था, किस पर्पज से वो था, ठीक है। तो यही सब होता है। तो सबसे पहले हेडलाइन आ जाएगा, जैसे लैक्मी फैशन वीक है, ठीक है, ऐसे आ गया। बाय लाइन कौन लिख रहा है, जैसे बाय कुसुम गोयल क्लास 12th, ओके। रिपोर्टिंग प्लेस एंड डेट, ठीक है, तो जगह आ जाएगी और उसके साथ में डेट आ जाएगी रिपोर्ट की, ओके। देन इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, आप बताओगे कि इवेंट किस चीज के बारे में था। 1 से 2 पैराग्राफ में नेक्स्ट में, यानी कि सेकंड और थर्ड पैराग्राफ में आप बताओगे कि क्या क्या वहां पे एक्टिविटीज हुई, कौन कौन लोग आए थे,
क्या पर्पस था, क्या विजन था, वो सब आप बताओगे, ठीक है। कंक्लूडिंग पैराग्राफ कि भाई फाइनली फिर इवेंट कैसा रहा, ठीक है, वो आपको बताना है, एंड यही सब चीजें रहेगी। अब इसका एक प्रॉपर क्वेश्चन करके देखते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से ना ये चीज आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगी, ठीक है। आओ, जैसे देखो, तो हमारा क्वेश्चन है कि देयर वाज एन ईच वन टीच वन कैंप, एक ईच वन टीच वन कैंप करके था, ठीक है, हेल्ड इन योर स्कूल ड्यूरिंग समर वेकेशन। अब ये कब हुआ था आपके स्कूल में? समर वेकेशन के टाइम पे। एज ए स्टूडेंट एडिटर, अब आप हो एक स्टूडेंट एडिटर अपने स्कूल मैगजीन के, और आपको रिपोर्ट लिखनी है, आपको ये बताना है कि ये कैंप कैसा रहा था। यू आर स्नेह, तो अगर आप लड़का हो तो आप स्नेह नाम का यूज करोगे, अगर आप लड़की हो तो फिर आप सुरभि नाम का यूज करोगे, ठीक है। यू मे यूज द फॉलोइंग क्यूज अलोंग विद योर आइडियाज, एंड आपको ना क्वेश्चन के अंदर ही कुछ आइडियाज, कुछ क्यूज दे रखे हैं ताकि आप अच्छे से डिटेल में लिख सको, ठीक है। अब देखो, जैसे क्वेश्चन में हमको सब दे रखा है कि चिल्ड्रन फ्रॉम नेबरहुड स्लम्स, कि आसपास के जो पड़ोसी स्लम्स थे वहां से बच्चे आए थे जिनकी एज 5 to 8 ईयर्स रही थी, ठीक है। स्टूडेंट वॉलंटियर्स फ्रॉम क्लास 11th, ठीक है, और कुछ बच्चे वॉलंटियर्स भी बने थे। कौन बच्चे बने थे? क्लास 11th के बच्चे वॉलंटियर भी बने थे। फाउंडेशनल न्यूमरेसी एंड लिटरेसी स्किल्स, इसमें हमने बच्चों को स्किल्स सिखाई। कौन सी स्किल? फाउंडेशनल न्यूमरेसी एंड लिटरेसी स्किल हमने बच्चों को दी है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टेशनरी एंड बुक्स, हमने बच्चों को स्टेशनरी भी प्रोवाइड की है, बुक्स भी प्रोवाइड की है। ओरल एंड रिटन अप्रोच, बच्चों को बोलकर भी पढ़ाया गया है इस इवेंट में एंड लिखकर भी पढ़ाया गया है। जनरल नॉलेज की क्विज भी करवाई गई है और एंड में हमने सर्टिफिकेट्स भी दिए। तो हमें कुछ आइडियाज क्वेश्चन में दिए हुए हैं, अब बस इनको सेंटेंसेस में चेंज करना है। तो आइए फटाफट से देखते हैं इसका आंसर, वो भी टॉपर बच्चे की आंसर शीट से। आ जाओ, तो सबसे पहले टाइटल रहेगा, ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, सबसे पहले टाइटल रहेगा, फिर आप लिखोगे अ रिपोर्ट कैपिटल में बाय स्नेह स्टूडेंट रिपोर्टर, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब ये लखनऊ, लखनऊ क्या हो जाएगी? आपकी रिपोर्टिंग प्लेस। 11 जुलाई 2000 ये हो जाएगी आपकी डेट, रिपोर्टिंग डेट, ठीक है। अब आप लिखो द ईच वन टीच वन कैंप। अब पहला क्या रहेगा? इंट्रोडक्शन। आप बताओ तो कि इवेंट किस बारे में था, ठीक है। सो द ईच वन टीच वन कैंप वॉज हेल्ड इन अ स्कूल ड्यूरिंग द समर वेकेशन, ठीक है। तो हमारे स्कूल में समर वेकेशन के टाइम पे क्या हुआ था? ईच वन टीच वन प्रोग्राम हुआ था। कौन कौन आया था? अब इसमें देखो, मैं यहाँ पे आपको सारी चीजें बता रही हूँ जो आपको इंक्लूड करनी है। इंट्रोडक्शन हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखो कि भाई पार्टिसिपेंट्स कौन थे, ठीक है, ओके। कौन आया था? बच्चे आए थे, कहां से? स्लम एरिया से आए थे आसपास के, एंड उनकी एज थी लगभग 5 से 8 साल। इन्होंने कैंप में पार्टिसिपेट किया था। अब एक्टिविटीज क्या हुई, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बन जाता है पॉइंट नंबर 3 कि क्या क्या एक्टिविटीज हुई। क्वेश्चन से आप जितना आइडिया लेके एक्टिविटीज लिख सकते हो आप लिखो, बाकी अगर नहीं लिख पा रहे हो तो खुद अपने आप जनरेट कर लो यार, तुम आजकल की जेनजी बच्चे को कर सकते हो, है ना, क्या बड़ी बात है इसमें। आ जाओ। सो ये हो गया कि आपका अब इसमें एक्टिविटीज क्या हुई कि डिफरेंट फाउंडेशनल एंड यूनिक स्किल्स वर टॉट बाय एवरी स्टूडेंट, मतलब हर बच्चे ने कुछ ना कुछ अलग सिखाने की कोशिश की। कैंप कब स्टार्ट हुआ था, ठीक है, कैंप कब स्टार्ट हुआ था? 3 मई को स्टार्ट हुआ था, और इसमें चीफ गेस्ट आए थे रघुनंदन
जी, जो कि एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं इंडिया के, ये आए थे। द कैंप वेंट ऑन फॉर 10 days। ठीक है, ये कैंप 10 दिनों के लिए था। ठीक है, और ये कैंप बहुत ही सक्सेसफुल रहा एंड वॉज अ ह्यूज सक्सेस विद द हेल्प ऑफ, लेकिन किसकी मदद से? ये रहा बच्चों की मदद से, विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट वॉलंटियर्स। ठीक है, हमारे पास बच्चे थे जो वॉलंटियर बने थे, जो कि कौन सी क्लास से थे? 11th क्लास से थे। तो ये सब हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक है, स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस, ठीक है, सॉरी, हाँ, स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 6th to 10th taught foundational numeracy and literacy skills। एंड वहां पे जो क्लास 6 से लेके 10 तक के बच्चे थे, ठीक है, उन्होंने क्या पढ़ाई? उन्होंने ज्ञान बांटा फाउंडेशनल न्यूमरेसी एंड लिटरेसी स्किल्स पर। ठीक है, स्पेशल गेस्ट भी आए थे, स्पेशल गेस्ट लेक्चर भी हुआ। ठीक है, जो कि किन्होंने दिया था? मालाला यूसुफ ने। ठीक है, जो कि एक नोबेल प्राइज विनर रह चुके हैं। ठीक है, उन्होंने बताया कि कैसे एक पेन और एक टीचर, ठीक है, पूरी दुनिया को बदल के रख सकते हैं। स्टेशनरी एंड बुक्स दी गई, स्टेशनरी प्रोवाइड की गई, बुक्स दी गई। ठीक है, बच्चों को जो इस्लामी एरिया से आए थे। एंड इस पूरे कार्यक्रम में हमने ओरल एंड रिटन दोनों ही अप्रोचेस को फॉलो किया। ठीक है, इवन जनरल नॉलेज की क्विज भी ली गई थी। ठीक है, एंड एंड में, इस इवेंट का एंड कैसे हुआ? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्टिफिकेट्स टू ऑल पार्टिसिपेंट्स मार्क्ड द इवेंट एंड ऑफ द इवेंट। ये एक फिक्स्ड लाइन है जो आप लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपको बताने कि इस तरीके से इवेंट एंड हुआ, तो आप लिख सकते हो कि दिस थिंग, ठीक है, मार्क द एंड ऑफ द इवेंट, राइट। तो इस तरीके से आपका ये पूरा रिपोर्ट राइटिंग रहेगा। ओके, तो अभी इसी तरीके से हम और भी वन शॉट्स लाएंगे। तो आप अपनी कुसुम मैम को फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं दृष्टि स्कूल पर। ठीक है, इंग्लिश के लिए। सो डेफिनेटली सेशन कैसा लगा है ये आप जरूर बताइएगा। ठीक है, इन द कमेंट सेक्शन। एंड मेरा एक होमवर्क क्वेश्चन है यहाँ पे, वो ये है कि, ठीक है, अब मेरा एक होमवर्क क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि अगर मुझे अपने स्कूल में, ठीक है, एक जज को बुलाना है, ठीक है, तो मैं कार्ड बनाऊं उनके लिए या फिर मैं लेटर बनाऊं? ये आपको बताना है। सो दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन कि अगर मैं एक स्कूल में हूं, ठीक है, और मेरे स्कूल में मुझे जज को बुलाना है एक इंग्लिश डिबेट कंपटीशन में, सो मैं क्या बनाऊं? कार्ड बनाऊं, लेटर बनाऊं? अगर लेटर बनाऊंगी तो फॉर्मल बनाऊं या इनफॉर्मल बनाऊं? ठीक है, तो ये आपका एक होमवर्क क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।